आज ये बाजार में बेहतरीन तेजी का दिन। बचा हुआ 1.5 घंटा, कुछ और बढ़त बनेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार हैं और सपोर्ट विदेशी बाजारों से पूरा मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका के फ्यूचर्स भी 100-150 अंक ऊपर हैं और एशियन मार्केट्स की दमदार क्लोजिंग भी हुई है। बिल्कुल, और आज संकेत खास तौर से एशिया से जिस तरह से आए वो हमने पिकअप किया और उसके बाद रुपए की मजबूती से जो संकेत बेहतर होते हुए दिखे वो बड़े काम के आते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर माहौल बेहतरीन है। आइए अब तक की बाजार की 5 बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं कि क्या कुछ एक्शन हुआ है बाजार में आज। एशियाई बाजारों की मजबूती का असर आप देख रहे हैं। 10,800 के ऊपर खुला निफ्टी और उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं, और बैंक निफ्टी ने 27,300 के ऊपर की जो शुरुआत की तब से मेंटेन है। सभी सेक्टर हरे निशान में, ये बाजार की सबसे खास बात है। और हर सेक्टर से कुछ न कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बड़ी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो बोनस की खबर और साथ ही इन्फोसिस के शानदार नतीजे और बायबैक, ये दोनों ही आईटी इंडेक्स में जोश भर रहे हैं। 2.5% ऊपर आईटी इंडेक्स है। रियल्टी, फार्मा, मेटल, ये सभी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। लेकिन एक और स्टार परफॉर्मर है आज का, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर दमदार तेजी होती हुई दिख रही है। और 17 जनवरी को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले रिलायंस ने बड़ी छलांग लगाई। तो रिलायंस और आईटी शेयरों की बदौलत बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। फटाफट से आपको बताते हैं कि अगले 1.5 घंटे में फाइनल ट्रेड में क्या खास रहेगा। हर रोज की तरह हम शुरुआत करेंगे बचे हुए सेशन के लिए, और कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे खबरों वाले स्टॉक्स, यानी वो शेयर्स दिन के दौरान जिन पर आई हैं खबरें। 2:15 पर होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट कुंभ से कुंभ तक। 2:20 पर एमसीएक्स और केपीआईटी टेक, इनके नतीजे आज आने हैं। अब तक आए नहीं है, नंबर्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आपके सामने रखेंगे। बीटीएसटीटी कॉल्स और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी भी 2:30 बजे आपके लिए आएगी। 2:45 पर एक बार फिर से होगा कुंभ से कुंभ तक एक ऐसी रिसर्च आपके सामने रखेंगे जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ऐसी कंपनी का जो पिछले 6 सालों से कांस्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2:55 पर कल आने वाले नतीजों का अनुमान आपके सामने होगा और साथ ही 3 बजे होगा बैंक से बेनिफिट। लेकिन शुरुआत करते हैं कल के ट्रिगर्स के साथ और या फिर बचे हुए सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। मानसी रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है, बताइए मानसी। जी बिल्कुल दीपाली, विदेशी बाजार से सबसे बड़ा और सबसे अहम इवेंट ब्रेक्सिट पर यूके की संसद में आज वोटिंग है। और ये आपको बता दें, दिसंबर में ये वोटिंग होने जा रही थी, लेकिन जो दिसंबर में होने वाली थी वो टल गई और आज ये वोटिंग होती हुई दिखेगी। खासतौर से यूरोपियन यूनियन के साथ भविष्य में संबंध बनाने पर आज फैसला हो सकता है। शाम तक इस फैसले पर कुछ ना कुछ मोहर लग जाएगी, तो इस पर हमारी नजर होगी। इसके अलावा ट्रेड बैलेंस को समझने के लिए यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े काफी अहम है, जो कि आज शाम तक आते हुए हम देखेंगे, तो इस पर भी नजर बनाकर हमने रखी है। इसके अलावा लिंडे इंडिया का डीलिस्टिंग का ऑफर आज से खुलेगा और साथ ही नतीजे तो हैं ही। निफ्टी में जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आ जाएंगे। एफएनओ स्पेस में एमसीएक्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजी, दोनों ही कंपनी के नतीजे आज ही के दिन पेश होंगे। एमसीएक्स मुनाफे में तकरीबन 84% की तेजी संभवत है और साथ ही केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लागत घटने से कंपनी का मुनाफा तकरीबन 5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कैश स्पेस में ट्राइडेंट, टिनप्लेट, जय भारत, मारुति जैसी कंपनियां आज ही के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी। बात करते हैं कल की नतीजे। एफएनओ स्पेस में माइंडट्री, डीसीबी बैंक दोनों के आते हुए हम देखेंगे और साथ ही कैश स्पेस में फिलिप्स कार्बन और मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियों के नतीजे कल के दिन आएंगे। इसके अलावा चीन के Q4 जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। 6.5% से नंबर 6.4% पर जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन देखते हुए यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े भी कल के दिन आते हुए हम देखेंगे, तो इन नंबर्स पर भी हमारी नजर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश बंसल है, कुणाल सरावगी हैं, सुमित बगड़े हैं और आशु मदान है। या फिर ये कह सकते हैं जी कि आशु जी आज बॉम्बे स्टूडियो में है, तो इसलिए मार्केट सैल्यूट कर रहे हैं उनको। बिल्कुल, मार्केट आज क्योंकि इनका रुख भी बदला है बाजार को लेके, तो नहीं, इनका मूड बदलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। लेकिन वैसे तो आशु जी लगातार कह रहे हैं कि भाई मार्केट इंडेक्स घटेगा नहीं। अनिल जी रेंज में है, जो हम ये बात कर रहे हैं। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। आप तो सुबह शाम कर ही रहे हैं, हम भी सुबह शाम कर रहे हैं। इस बार ना पिछले 8-10 दिन में ना क्या हुआ है कि 10,700 के आसपास ना सबका फोन आता है, क्या लग रहा है? तो मेरा जो नेचुरल आंसर होता है कि देखो खराब तो लगता है, लेकिन यही लेवल है, यहाँ से घूमता है मार्केट। 10,900 के बाद फिर फोन आता है। आज भी आया और पिछले 4 बार आ चुका है पिछले 10 दिन में, क्या लगता है? तो मेरा जवाब होता है मार्केट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहीं से वापस करेक्ट होता है। एक्चुअली वही हम कह रहे हैं कि 10,725 और 10,875, ये 150 पॉइंट की जो रेंज है पिछले 2 हफ्तों से क्लोजिंग बेसिस पे इस रेंज के बाहर तो इसलिए ऐसे में अनिल जो स्प्रेड बनाए थे ना वो जैकपॉट लग गए। इतना पैसा आया उस स्प्रेड के अंदर इस बार। और एक चीज और होती है, टेक्निकल वाले जो इंटरनल एक्सटर्नल इतने सारे दोस्त हैं, सबसे बात करते हैं,
तो वो बोलते हैं यार ये घटा है ना जो वॉल्यूम से नहीं घटा। अरे भाई भाव तो आया ना, अगर घटा नहीं घटा जो भी है। उसके बाद बढ़ता है तो नहीं, वो ना वॉल्यूम नहीं दिख रहे बढ़ने में, भाई भरा तो है ना। तो ये जो व्यूअर के लिए और पब्लिक के लिए बहुत डिफिकल्ट मार्केट है। सो ये एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए, आपके लिए। और आप देखिए पिछले दिनों में कैसे स्टॉप लॉसेज हो रहे हैं। जिस वक्त आप सेक्टर पकड़ते हैं उस दिन नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। तो अब मैं इसे कहता हूं कि खराब लगता है, लेकिन 700 पे बेचना नहीं है। अच्छा लगता है 900 पे लेना नहीं है। लेकिन जो आज का मार्केट है अनिल जी, जो आज जिस तरह से कॉम्पोजिशन बन रहा है, मुझे लगता है कि जब ये थोड़ा सा इजी ट्रेड बनने लग जाएगा ना, शायद मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट के सिग्नल दिख रहे हैं, चांसेस ऊपर की तरफ। क्योंकि एक और चीज है अनिल जी, अगर आज के आप मार्केट में देखिए, सेकुलर बुल रन नहीं है। मतलब जो इंट्राडे वाला, मतलब सेलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं। जब ऐसा सिग्नल आता है ना कि कुछ स्टॉक्स, जैसे अभी आपने जिक्र किया, कुछ स्टॉक्स अगर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडेक्स में एक और आगे की लेग की तेजी खुल सकती है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आज मार्केट शायद हाईएस्ट पे बंद हो, आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो मैं जो मतलब अगर कहें 80-20, तो 80-20 निफ्टी में मुझे लगता है कि आज से लेके या कल तक में भी अभी एक वो ब्रेकआउट वाला सिग्नल आ रहा है। अब उसमें लेना बेचना क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल संभावनाएं पूरी है। और ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है, क्योंकि अगर 200 पॉइंट की रेंज में ही बाजार को वक्त बिताना, और अगर वो भी क्लोजिंग बेसिस पर 125-150 पॉइंट की रेंज में ही वक्त बिताना हो, तो रिजल्ट सीजन में स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन, और ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्शन वाले हैं। लेकिन उन पर राय लें उससे पहले एक बार पूछ लेते हैं रजत से, कहाँ खबरें हैं और खबरों के दम पर किन शेयरों में है एक्शन, बताएं रजत। जी बिल्कुल, सबसे पहले जेट एयरवेज, क्योंकि कंपनी का खुद कहना है कि समय समय पर जब भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो एक्सचेंजेस को जानकारी देंगे। फिलहाल रेजोल्यूशन प्रोसेस पे कुछ भी कहने से मना कर दिया है, और शेयर में तेज़ी की वजह पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है जेट एयरवेज ने। लेकिन कल इंपॉर्टेंट दिन है एनर्जी इनका, क्योंकि बैंकर्स और कंपनी के बीच में बैठक है, और रेजोल्यूशन प्रोसेस पे अटकलें ये है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। फिलहाल कोई भी टिप्पणी जेट एयरवेज ने नहीं किया, और जैसी खबर आई थी वैसी हायर लेवल पे ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। एनएमडीसी दिसंबर में आयरन और उत्पादन 8% घटा है, 31 लाख टन रहा है, जो कि अगर आप कंपेयर करें तो 33.7 लाख से यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है। पीएनबी हाउसिंग 10,000 करोड़ एनसीडीज के जरिए जुटाने पर विचार कर रही है कंपनी। 24 जनवरी को होगी बोर्ड बैठक, जिसमें ये एनसीडीज के जरिए हो सकता है कि 10,000 करोड़ जुटाने पर फैसला ले लें। और सैटिन क्रेडिट केयर लगभग 4.5% नीचे है काउंटर, क्योंकि सब्सिडी को एनबीएफसी के लिए मंजूरी मिल गई है। सैटिन फिनसर्व को एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। ये खबर थी आज के सत्र में। आर सिस्टम्स, हम बायबैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वही हुआ। बायबैक पर 24 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, और जो बायबैक प्राइस दिया कंपनी ने वो है 64 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक को मंजूरी दी है बोर्ड ने। मौजूदा स्तरों से ऊपर का प्राइस है, ये 2.5% ऊपर है ये स्टॉक। और जैकॉप का दिन आज सुधरता हुआ नजर आया, क्योंकि महाराष्ट्र सीएम की स्टेटमेंट आ गई कि जून 2020 तक नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होगा, और कंपनी का लैंड बैंक है, SEZ है यहाँ पर नवी मुंबई में, जिसके कारण जैकॉप में तेजी देखने को मिल रही है। L&T को 2 ऑर्डर मिले हैं सऊदी अरामको से। L&T हाइड्रोकार्बन कंसोर्शियम को ये 2 ऑर्डर मिले, हालांकि शेयर में इतनी ज़्यादा तेजी है नहीं। ब्लॉक डील्स का दिन है आज। पावर ग्रिड पहला स्टॉक, जिसमें 15 लाख शेयरों का यहाँ पर सौदा होता हुआ नजर आया, 190 से 191 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पे। और एक है येस बैंक, जिसमें 9.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ 202 रुपये प्रति शेयर के भाव पे। तो ये तमाम खबरों वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर अब कारोबार कर रहा है। और इनफैक्ट सुबह जो स्ट्रैटेजी मिली थी, खरीदारी का ही व्यू था, और इनफैक्ट तीनों टारगेट्स हासिल हुए। मेरे ख्याल से 10,850 आखिरी टारगेट था, वो भी अचीव हो गया। 10,850 फाइनल टारगेट रखा था, वो हो चुका है बिल्कुल। तो उन्हीं लेवल्स के आसपास अभी लगभग वही दिन के हाई पॉइंट। लेकिन बाकी बचे हुए सेशन के लिए स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी है, वो तो अब कुछ ही देर में आपको बताएंगे 2:30 पर। लेकिन उससे पहले देखिए सुबह क्या व्यू आपको इंडेक्स पर मिला था और क्या टारगेट्स दिए गए थे। निफ्टी की सिंपल है, 10,800, 10,825, 10,850 3 लेवल ऊपर की तरफ के, ये खरीदारी की राय है। 27,150 बैंक निफ्टी का लेवल है। कॉन्फिडेंस है कि 27,150 के नीचे नहीं खुलेगा। 400 और 500 के टारगेट के लिए 27,400, 27,500 यहाँ पर 85 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी, और इसने केवल 10,800 को पार किया, बल्कि 10,825 के स्तर तक पहुंच चुका है। 85 अंकों की शानदार बढ़त के साथ इस समय निफ्टी दिन के स्तरों पर रणनीति बिल्कुल सटीक, बिल्कुल साबित। 27,400 पहला आ गया आपका बैंक निफ्टी, बिल्कुल आगे। निफ्टी 10,800 मिनिमम है ये, 10,800, 10,825 दोनों टारगेट ऑलमोस्ट हासिल। 10,826 हो चुका है। तो खुलने के बाद तेजी का ट्रेड अगर आपने लिया होगा तो आपका पैसा बना होगा, और टारगेट्स क्योंकि हुए हैं हासिल, और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर अब कर रहा है ट्रेड। लेकिन अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, और येस बैंक सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि दिन के हाई पॉइंट पर ये कारोबार कर रहा है। रजत बता भी रहे थे कि कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स इसमें हुई भी हैं, और अभी भी 202 पर कारोबार कर रहा है। कल की जो शानदार तेजी थी वो आज भी कांस्टेंट है, और अच्छी बात यह है कि 200 के ऊपर डिसाइसिवली टिक रहा है ये स्टॉक। बिल्कुल इन द मनी 170 का कॉल खरीदना है, 200 का कॉल बेचना है।
अब सौदा बंद कर दें, खत्म कर दें टारगेट? अरे चलने दीजिए, चलने दीजिए। बिल्कुल चलने दीजिए, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आखिरी प्रीमियम है अभी भी 5-7 रुपए का, वो भी आ सकता है। और अनिल जी, मैंने बार बार बोला था 195-96 वो एक ऐसा लेवल है, उसको क्रॉस करने के बाद नई तेजी बनेगी। पैटर्न देखिए यस बैंक का, जितना नीचे का फंसा हुआ, मैंने आपको बताया था टायर्ड बुल सिंड्रोम्स के धीरे धीरे थक थक के अब जितना बढ़ता जा रहा है ना सर, जो पुराने लोगों ने लिए हुए हैं धीरे धीरे, कोई 185 पे, कोई 90 पे, 195 पे, 200 पे, 205 पे, ऐसे निकलता जाएगा। और ये बहुत हेल्दी साइन है। तो ये जैसे जैसे ये देखो कंसोलिडेशन, और इसने कैसे उतारा 190 95 85, फिर 190 85, फिर 95, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे, आसानी से कमाने नहीं दिया। हाँ, उसी को दिया जिसने ऑप्शन लेके, या मतलब इन द मनी कॉल। क्योंकि अनिल जी फिर वही साइकोलॉजी, में किसी को ब्लेम नहीं करता। अगर मेरे पास फ्यूचर है, मैं हूं आप हूं, कटेगा ही कटेगा, क्योंकि लग रहा है कि 10 रुपए आ रहे हैं, क्यों छोड़ दूं, 5 चले जाएंगे। सही बात है, वो है। लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू आप बैठे रहते हैं, कन्विक्शन ट्रेड, वो आपको वो डर से दूर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जितने भी एक्सिस स्प्रेड, टारगेट क्या है सर अब? सर मुझे तो लगता है कि 220-25 का भाव बनना चाहिए, 220 का भाव बनना चाहिए। तो जितना ऊपर जाएगा सर, वो इन द मनी जो है ना बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, और तब 2-3 रुपए का फर्क रह जाए तो काट लेना चाहिए। आपको भी वही लग रहा है कि कोई बाहर वाला बनेगा एमडीसी? सर देखिए, खबरें तो यही आ रही है इस वक्त ये सीईओ के नाम से नहीं बढ़ रहा था सर। ये जब बढ़ना होता है ना, तब वो बहाने बनते हैं। तो सीईओ मतलब कुछ भी बने, जब बढ़ना है तो बढ़ना है सर। तो उस वक्त जब पैटर्न बनता है, जो खराब होता है तो क्या खराब होगा। अब जेट जितना खराब है, उसने हमने बात की कि सबको पता है बंद हो रही है, सब कुछ है, उसमें भाव खड़ा हुआ है ना, जिसने देना है दे जाओ। तो ऐसे में वो ट्रेड नहीं होता नहीं। तो इसलिए ना ये येस बैंक में जो धीरे धीरे अभी भी जो सब निकल रहे हैं, जो पुराने जो बुल्स हैं जो फंसे हुए थे, निकल रहे हैं। अब देखिए, एक तो 300 से ऊपर का फंसा था, उसका भाव अभी भी नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन नीचे के देखिए 220 से सारे एवरेज 200 से नीचे के जो फंसे बिल्कुल सबको एग्जिट मिल रहा है आराम से। बिल्कुल। लेकिन एक और स्टॉक है जिसने आज दमदार प्रदर्शन किया, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। 8% का बड़ा उछाल, 32-33% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ। और सुबह सुबह किरण जी हमारे साथ थे, और किरण जी ने ये कहा भी था कि आज इसको बीटीएसटी कर ही डालिए, और उसके बाद जो स्टॉक भागा है, क्या गजब की दौड़ लगाई है स्टॉक में। तो मैं उनका मैसेज भी आया है कि मेरा सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है गॉडफ्रे फिलिप्स में। बिल्कुल, किरण जी का सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है गॉडफ्रे फिलिप्स। भाई जरा बड़ी वाली सील लेके आइए, नंबर 2 वाली जो लगा दीजिए। 8% भागना तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इस बीच हाँ, टारगेट हिट 2। और किरण जी का एक बीटीएसटी कॉल भी आ रहा है, वो BTSTT, बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो। हो सकता है आज ही हो जाएगा। जरा बिल्कुल बजाय। ओके, और ये है कॉल खरीदारी करने का क्यूमिंस पर। क्यूमिंस खरीदने की राय दे रहे हैं किरण जी, जरा नोट कर लीजिए आप। स्टॉप लॉस से 866 रुपए का अभी क्या चल रहा है, एक बार मैं जरा देख लूँ। क्यूमिंस कहाँ गया, ये रहा। 878 पर क्यूमिंस कारोबार कर रहा है, और इसको आप खरीद सकते हैं। 866 का रखिएगा आप स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ का टारगेट है पहला 890 और दूसरा है 898। ये 2 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। और किरण जी का मैसेज आया है कि आप भले सील लेट लगवाना, लेकिन पहले मेरा बीटीएसटी कॉल तुरंत ले लो। ये आपने बाद में पढ़ा? हाँ, अब मैं पीछे पढ़ा ना, मैंने भी एक एक लाइन पढ़ते हुए आ रहा हूँ ना, तो नीचे वाला प्लीज टेक इट दिस अर्ली, मतलब वो वैसा हो कि भाई आप हाँ सील लगाओ मत लगाओ, ये ले लो। इसका मतलब कॉल पे कुछ ज़्यादा बुलिश ऐसा लग रहा है मुझे। ये तो गजब ही हो गया। तो चलिए, किरण जी की ये कॉल है, आपने नोट कर ली, बहुत बुलिश है, इस पर फोकस कर लीजिएगा। और साथ ही फोकस करिए एक और BTSTT कॉल पर बिगुल के बाद। और इस बार राकेश जी तैयार हैं। राकेश जी बताइए। अनिल जी, खरीदारी की राय है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पर। यह स्टॉक काफी दिनों से, लगभग 10-12 दिनों से पॉजिटिव बायस के साथ नैरो रेंज में घूम रहा था, और आज इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। और टेक्निकली ये स्टॉक यहां से 15 से 18 रुपए बढ़ने का शॉर्ट टर्म में पोटेंशियल रखता है। उज्जीवन को खरीदने की राय है। 286 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला टारगेट है 305, दूसरा टारगेट है 309, और ये सारे लेवल्स फ्यूचर्स के हैं। ओके 286 ये है स्टॉप लॉस का लेवल। 295-96 के आसपास ट्रेड कर रहा है उज्जीवन। यहाँ पर आपको खरीद लेना है। 305 और 309 के टारगेट के लिए आपको करनी है तेजी।
उज्जीवन में तो एक के बाद एक दो फटाफट कॉल आ रहे हैं। और खबरें भी आ रही हैं, फटाफट से टू व्हीलर स्टॉक्स को देख लेते हैं। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, तीनों पर खबर आ रही है कि इन्होंने अपने टू व्हीलर्स की जो कीमतें हैं वो 2% तक बढ़ाई हैं। आमतौर पर जनवरी में नए साल पर ज्यादातर ऑटो कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ाती भी हैं। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा मजबूत है टीवीएस मोटर, उस पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी इसका 8% के आसपास बढ़ा हुआ है। कुणाल जी, क्या व्यू है आपका टीवीएस मोटर्स पर? देखिए दीपाली, मुझे लगता है टीवीएस मोटर्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 530 रुपए से 580 रुपए की रेंज है और 530 से ही हमने देखा इसमें वापस से एक बाउंस आ रहा है। तो मुझे लगता है जो लोग रेंज ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है। 530 के जितना करीब खरीदें उतना अच्छा है और ऊपर मुझे लगता है 575 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो 535, 575 इस रेंज में ही मुझे लगता है टीवीएस मोटर ट्रेड करेगा। उसी हिसाब से इसको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, रेंज में स्टॉक 535 से 575 के 575 के नजदीक पहुंचे तो मुनाफा आप ले लें अगर आपने खरीदा हुआ है। अभी राकेश जी उज्जीवन का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उज्जीवन के साथ साथ इक्विटास भी एक्शन में है तेजी के, और ये स्टॉक भी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में इसमें भी बना है, 4.25% की मजबूती है। सुमित जी, गुड आफ्टरनून। इक्विटास पर आप राय दीजिए, किसी ने खरीदा हुआ हो तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं और नई तेजी की कितनी गुंजाइश है? हाय, गुड आफ्टरनून। वेल, जिसने खरीदा हुआ है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा कैंडल फॉर्म किया है। वो ये शो करता है कि यहां से एक तेजी का मूव बनेगा जिसमें 125 से 126 रुपए तक के लेवल्स हमको इक्विटास के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉक के जो रिसेंट के हाइज है वो भी 125-26 के आसपास के ही है। तो वो लेवल्स अगर ऊपर में टूट जाते हैं तभी अपना 200 डीए में टेस्ट करेगा आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर, जिसमें 135 से 140 रुपए तक का स्तर भी हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉक यहां से इमीडिएटली फ्रेश बाय का संकेत भी दे रहा है जिसमें 118 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 130 रुपए और फिर 135 रुपए तक के लेवल्स हमको इक्विटास के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 118 का स्टॉप लॉस, 130 135 तक के स्टॉक जा सकता है। इस बीच आशु जी भी स्ट्रैटेजी देना चाहते हैं, लेकिन निफ्टी स्ट्रैटेजी है तो उसके लिए कोई बिगुल तो है नहीं, तो ऐसे ही पूछना पड़ेगा। कौन सा बिगुल तो राकेश जी और कुणाल जी के लिए ठीक है, हम तो बिना बिगुल के चल जाएंगे। बिना बिगुल के चलिए, तो बिना बिगुल वाली स्ट्रेटेजी आशु सर की। देखिए अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी स्ट्रांग लगता है और सिग्नल्स हैं जो ऊपर के ब्रेकआउट के, और जैसे मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अभी 1-1.5 घंटे का टाइम है मार्केट में, शायद मार्केट हाईएस्ट पे क्लोज होगी। तो मुझे लगता है कि सर निफ्टी में भी इन द मनी कॉल लेनी चाहिए और वो कॉल लेनी है 10,800 वाली। ओके, अब 10,800 की कॉल है अनिल जी 180 रुपए की। ओके, और 11,000 की कॉल है 75 रुपए की। तो ये 11,000 की दो भी बेच सकते हैं और अगर थोड़ा सा एग्रेसिव लेना है तो 1.5 बेच सकते हैं। अगर दो बेचते हैं 75 रुपए 150 रुपए, तो 30 रुपए की कॉस्ट से आप निफ्टी में लॉन्ग हो गए। मैं फिर बोलता हूँ 10,800 मतलब की है। 2 लोड तो ये खरीद लो आप 10,800 वाले और 3 लोड बेच दो। हाँ, या यस एग्जैक्टली, वैसा हो गया। तो वैसा कर सकते हैं। और अगर किसी ने ज्यादा थोड़ा सा किसी को अगर डर लगता है तो 1 पे 2 कर ले। ये स्ट्रैटेजी सर 30 रुपए कॉस्ट पे, अगर 1:2, 30 रुपए कॉस्ट मतलब 10,830 का निफ्टी लॉन्ग हो गया आपका। तो नीचे जाएगा तो 10,830 से नीचे सिर्फ आपको 30 रुपए का लॉस होता है, फिर 700-600 जाए। ऊपर में ये 11,170 तक सेफ है। तो ये मुझे रेंज लगती है कि अगर ये काट गया तो 11,000 के आसपास या 11,000 क्रॉस कर सकता है। तो सर ये ना अगले, अब 15 दिन निकल गए हैं, अब 15 दिन रह गए हैं, तो इन 15 दिन में जितने ट्रेडिंग सेशन हैं उसमें टाइम डिके भी अच्छा मिलेगा। बट ये अगर ये ब्रेकआउट निकलता है तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये 11,000 के आसपास निफ्टी हो गया तो अनिल जी ये कॉल है, ये तो वापस 200 रुपए हो जाएगी और वो वाली आधी रह जाएगी, उतनी रहेगी, तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है निफ्टी की विद ए व्यू कि अब लॉन्ग रहना है और 30 रुपए थोड़ा एग्रेसिव वाला बनाते हैं। हाँ, अगर एग्रेसिव तो 180 की 2 कॉल भेज देते हैं, 360 रुपए लेना है, 360 रुपए लगेंगे। 11,000 वाली कॉल 75 में बिक रही है, 3 भेज देते 225 रुपए आएंगे, ठीक है। और तो नेट कितना हो गया, 135 रुपए लगे। 135 रुपए मतलब कि फिर तो 935 का निफ्टी लॉन्ग हो गया आपका। हाँ, ठीक है, 935 में 893 तो चल ही रहा है। तो 25 फ्यूचर गिन रहे हो आप? हाँ, फ्यूचर्स है सर, तो हमारा सौदा तो फ्यूचर्स ही होगा। ओके, 900, हाँ ठीक है। आज अगर मैं निफ्टी लेता हूँ सर, निफ्टी यानी आप 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी खरीद रहे हो। हाँ, बस एक तरह से ये हो गया। अगर हम एक खरीदते हैं तो 40 पॉइंट नीचे, और अगर हम 2 बेचते हैं तो मैं 40 पॉइंट नीचे खरीद रहा हूँ, तब मैं 10,830 का निफ्टी ले रहा हूँ अगर मैं 2 बेचता हूँ तो। और अगर 2 बेचते तो फिर रिस्क कहाँ हो जाती है? फिर तो 30 रुपए अनलिमिटेड होती है सर, 11,200 पे। 11,200 पर होती है, ठीक है। अब या तो आप बता दीजिए 11,200 से भी तेज लग रही है इस बार। देखो लगने में तो मुझे है ना, क्या बताऊँ बहुत, मुझे तो लगता है लाइफ टाइम हाई बना दे तो अच्छा है। ये मेरी विश है, लेकिन लग नहीं रही कि 11,200 पार कर पाएंगे। ये बात तो सही है। मतलब अगर आप पहली चीज़ तो पहली पढ़ाओ तो आपकी 10,925 है,
मैं स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, 10,925 आपने पार किया तो 11,000, 11,050 वो दूसरा जंक्शन है, और वो पार किया तो मैक्सिमम 11,150, 11,200 बस। अनिल जी, इसमें बेचने में इसलिए भी फायदा है क्योंकि अपना टाइम कम रह गया है, 10-12 दिन का ट्रेडिंग सेशंस हो गया। देखिए, मैं सबको ऑप्शंस में विश्वास भी आता है, सब आपको बताते रहते हैं। ऑप्शन बेचने वाले का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो प्राइस नहीं होती है, वो टाइम होता है। तो प्राइस ज्यादा भी हो जाए ना, टाइम कम हो तो कंट्रोल में आ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी 1:2 भी है ना, ये सेफ रहेगी, तो शांति से बैठ सकते हैं। सर, स्ट्रैटेजी वो होनी चाहिए। देखिए 700, 900, 700, 900 कितना झुला रहा है मतलब ट्रेडर को। अगर किसी ने वो 800, 500 का स्प्रेड और 900, 1100 का बनाया था, 5 रुपए जीरो कॉस्ट में, लेकिन अब नया स्प्रेड तो देना अनिल जी, उसी स्प्रेड के लिए थोड़ा गाते रहेंगे पूरे, मतलब है तो स्प्रेड 15 दिन का, लेकिन उसमें आज भी आ रहा है, लेकिन आगे भी तो चलना है ना। तो ये एक नया स्प्रेड है, मुझे लगता है लॉन्ग साइड पे बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये निफ्टी पर स्ट्रैटेजी आशु जी की ओर से ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन कमाई आपकी लगातार होनी चाहिए। और अब कुणाल जी तैयार हैं एक BTSTT ट्रेड लेकर, तो रुक करते हैं BTSTT का। बताइए कुणाल जी। दीपाली जी, सबसे पहले तो मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है UBL, यूनाइटेड ब्रूवरीज, और ये बिल्कुल समर्पित है आशु जी को जो आपके बहुत करीब बैठे हुए हैं। तो आशु जी को समर्पित UBL बाय करना है। स्तरों पर 1395 लॉस रखें, 1435 रुपए का पहला टारगेट और 1455 रुपए का दूसरा लक्ष्य होगा। UBL पिछले कई दिनों से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और 1400 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट अभी कुछ मिनटों में आते हुए दिखा है, मुझे लगता है UBL अब 1450 और बाद में 1500 के लिए तैयार हो रहा है। तो इन स्तरों पर UBL को बाय करना है। और मेरी एक हिदायत दोबारा से आशु जी को और अनिल जी, आप दोनों को, कि देखिए आशु जी का रंग अनिल जी बहुत जल्दी चढ़ जाता है, तो आपके इतने करीब बैठे हैं मुंबई में, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। मंदी नहीं करनी है ना कुणाल जी, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए। अभी जो आशु जी ने बोला उसको सुन के तो मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। जो ये बुलिश स्ट्रेटेजी दे रहे हैं आशु जी, बहुत कानों को बहुत भाई मुझे जो इन्होंने कहा अभी। नहीं कुणाल जी, प्रसन्न हुए हैं या इंडोर्स भी कर रहे हैं, ये भी तो बताइए। नहीं, ये तो पहले ही बोल चुके हैं 2 दिन पहले। मंदड़ियों सावधान हो जाओ। पूरी तरह हाँ, वो तो आशु जी बिना किसी पूरे सर, उसके बाद तो 200 पॉइंट घट चुका है। हाँ, ना घटा कहाँ है? बिल्कुल सर, इन्होंने तो 900 पे हमें डराया था, 700 में। अच्छा, 900 पे डराया था। बिल्कुल, ये कहते हैं आशु जी गलत बोल रहे। नहीं 200 पॉइंट तो निफ्टी किसी भी लेवल से घटेगी। तो अभी आप जब दिल्ली आएंगे तो आपका स्वागत मैं करूंगा, आपके स्वागत में एक अच्छी सी ट्रीट रखी जाएगी। चलिए, ये ठीक है, मतलब है ना, जल्दी से सेटल कर लो मामला। राकेश जी का फॉर्मूला ठीक है, लेकिन UBL ये है BTSTT कॉल। और सुबह डिम्पी कह रहे थे UBL, और मैं पूछ भी रहा था तब, तेरा डिम्पी 1380 था ना उस वक्त, भाव 1380 था, और डिम्पी कह रहे हैं तो 1400 के पार निकलने वाला है। मैंने पूछा भी, मैंने कहा कहाँ से निकलने वाला है 1400 के पार। लेकिन देखिए आज का आज भागे। जरा पूरा चार्ट बताइए, सुबह किस भाव में मिल रहा था स्टॉक आराम से, मतलब 1380-85 में चाहिए जितना UBL आपके पास था। और दिन भर का चार्ट देखेंगे आपको पता चलेगा। ये सुबह वाले समय, ये अभी भागा है, देखिए पिछले कुछ मिनटों में। सुबह आपने सही पकड़ा चार्ट पे। किसने रिकमेंडेशन किसने दी थी खरीदारी की? बाद में किरण कह रहे थे कि इसमें खरीदारी की जा सकती है। किरण का भी मानना था कि इसमें तेजी आ जाएगी। तो इसका मतलब डिम्पी वैसे तो आए तो कुंभ से कुंभ तक के लिए, खड़े तो कुंभ के सामने हैं देखिए, और बात हम UBL के करें, लेकिन भाई अब सुबह निकल गई तो बात तो करना बनता है। कुंभ के बाद भी ज्यादा कंजम्पशन बढ़ जाती है और बैकलॉग भी क्लियर होता है, तो सेल बढ़ के आती है कुंभ के बाद। ये तो है ना, आप लोगों ने है सिस्टम कई मानों में सर ये शिव जी का प्रसाद भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, शिव जी का प्रसाद भंग होता है बाय द वे। नहीं सर, इतना मुझे थोड़ा ज्ञान है सर वो ओल्ड फैशन प्रसाद था, ये नया वाला प्रसाद है, जो नई जनरेशन का प्रसाद यही है। हम नाम उसी का लेते हैं लेकिन कंजम्पशन इसी की होती है। हम तो जीत नहीं पाएंगे, ये सब इतना अनुभव है भी नहीं। तो चलिए, लेकिन स्टॉक ये बात जरूर है कि जहाँ डिम्पी जी बोल दे UBL, तो फिर उसके बाद दाएं बाएं देखना नहीं चाहिए। इसमें उलझने की ठीक नहीं है, मतलब कुल मिलाकर तो तेजी हो गई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई। तो डिम्पी जी, अगर आपका UBL से मन भर गया तो कुंभ से कुंभ तक चले? हाँ सर बिल्कुल, कुंभ से कुंभ तक। तो एक बार फटाफट बिगुल बजा कर आते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल वाकई में कुंभ की फीलिंग दे रहा है, महाकुंभ वाला महाकुंभ वाली फीलिंग दे रहा है। बताइए डिम्पी।
तो आज हर हर महादेव के नारों के साथ आज शाही स्नान सुबह सुबह शुरू हो गया और ये तस्वीरें जो आप सुबह से देख पा रहे हैं ये बहुत बेहतरीन तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़ी करने वाली, और साथ ही साथ भारत की संस्कृति की अद्भुत तस्वीरें हैं जो आपको हर 6 साल बाद अर्धकुंभ में और 12 साल बाद कुंभ के रूप में देखने को मिलती है। प्रयागराज की भूमि पे आज सुबह से ही शाही स्नान की तस्वीरें, साथ ही आम लोगों ने भी आज जमकर स्नान किया है। और आज 15 तारीख यानी कि कल 14 तारीख मकर संक्रांति और आज भी मकर संक्रांति कई जगहों पर मनाई जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खैर, इसका फायदा तो उनको मिल ही रहा है जो आज कुंभ में कर रहे हैं स्नान, लेकिन आप कीजिए कुंभ से जुड़े हुए मुनाफे वाले शेयर्स का स्नान। तो हमने रखा है बीकेटी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आपको बता दूं, सनी देओल वाला शेयर है जिसको हम कई बार पहचानते भी है, बताते भी आपको कहते हैं बड़ा मजबूत शेयर है और इसने भी जबरदस्त रिटर्न दिया है। पहले मैं आपको बताता हूं, आज से 6 साल पहले अगर आपने बीकेटी में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया, ये बीकेसी नहीं है बीकेटी, उसमें अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो करीब आपको 6.5 लाख रुपए का फायदा मिला, यानी कि 6.5 लाख उसकी कीमत होगी। जो रिटर्न है वो करीब 550% के आसपास का बनता है। ये शेयर सिर्फ 6 साल में 550% का रिटर्न देने वाला शेयर नहीं बल्कि आगे भी दे सकता है। क्यों, जरा इसकी वजह जानिए। पिछले 6 साल में 31 रुपए 50 पैसे का शेयर डिविडेंड देने वाली ये रेगुलर कंपनी बनी, तो इसलिए डिविडेंड के लिहाज से काफी सारे शेयर लोग इसको रखते हैं। पिछले 6 साल में कंपनी ने एक करके बोनस भी दिया, साथ ही 6 साल में वॉल्यूम जो उसका कारोबार है वो डबल यानी कि 50% से ज़्यादा हुआ है और वो इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ाना किसी भी कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर वो कमोडिटी बेस्ड है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं इसके कौन कौन सी कंपनीज है इसके जो टायर का इस्तेमाल करती है। जेसीबी, टेफे, कैट, फेरारी जैसी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड भी इन्हीं के ही टायर को इस्तेमाल करती है। और भारत की भूमि पर भी जब ट्रैक्टर डिवीजन की बात आती है तो बीकेटी का नाम बड़ी इज्जत से बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है। 130 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है और अगर टायर सेगमेंट की बात बोलेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में से यही है, 130 से ज्यादा देशों में करती है। अब बात एक और इंपॉर्टेंट, 56 इंच के सीने की बड़ी बात हुई, लेकिन कंपनी ने 57 इंच का एक टायर काम बनाया है और जो कि माइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। माइनिंग एक बहुत बड़ा डिवीजन है, भारत सरकार इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी दिख रही है, तो इसका फायदा आपको आगे चल के मिलेगा। इसलिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की जो रिकमेंडेशन है वो इसको 1050 तक का टारगेट अभी भी दे रही है। हालांकि ये टारगेट सिर्फ 1 साल का है, अभी भाव चल रहा 881, 1050 तक का टारगेट है इसमें। तो 6 साल में दमदार रिटर्न दिया है इसने और आगे के भी लिए जो हाउसेज है, ब्रोकर हाउसेज का व्यू है वो भी काफी पॉजिटिव है। 1050 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं 1 साल के लिए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक। शुक्रिया डिम्पी आपका ये शेयर बताने के लिए। लेकिन स्टॉक्स और भी हैं जहां पर एक्शन, और एक स्टॉक तो सुबह सबसे पहले आपको बताया गया था, वो था विप्रो का स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर। और जो भी टारगेट्स इसमें आज दिए गए थे वो सारे हुए हैं हासिल। अब सवाल ये है कि अभी तक अगर आपने मुनाफा बुक नहीं किया है तो प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड करना है, क्योंकि ज्यादातर आईटी स्टॉक्स दमदार तेजी दिखा रहे हैं और विप्रो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला आईटी शेयर है आज के सेशन में। राय लेंगे विप्रो पर, लेकिन उससे पहले देखिए सुबह क्या स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई थी। जगह है विप्रो के बढ़ने की। 311 का स्टॉप लॉस, 318, 322 का टारगेट रखकर फ्यूचर्स खरीदने चाहिए। क्योंकि बोनस के लिए बैठक कर रहा है 17 और 18 तारीख, 2 दिन बोर्ड बैठक है। 18 को रिजल्ट भी है, राइट। तो मुझे लगता है कि एक तेजी का मौका बन सकता है। प्रो हमने जो आपको सुबह स्टॉक ऑफ द डे दिया था उसके दोनों टारगेट अचीव हुए। पहला टारगेट था 318 का, वो भी अचीव हुआ, और दूसरा टारगेट था 322 का, वो भी अचीव हुआ। तो दोनों टारगेट अचीव करने के बाद विप्रो अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब 2.5% की मजबूती के साथ। आज हमने आपको सुबह सुबह स्टॉक ऑफ द डे विप्रो भी दिया था, जबरदस्त मूव उसके अंदर भी। आज 5% से ज्यादा की मजबूती के साथ विप्रो न केवल हमारे दोनों टारगेट, अब तो कोसों दूर चले गए, 318, 322 बल्कि 329 के अहम पड़ाव तक वापस पहुंच गया है। तो विप्रो दिन के ऊपरी स्तर पर दमदार तेजी से दिखाई। फटाफट से विप्रो पर एक राय ले लेते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपके लिए स्ट्रैटेजी आ रही है। आशु जी, क्या व्यू है विप्रो पर? अगर किसी ने खरीदा सुबह हमारी सलाह पर तो अब मुनाफा ले लिया फिर होल्ड रखे? देखिए, अभी तो बहुत पकड़ दिखा रहा है इन्फी के। अगर आप ये देखिए कि इन्फी में हम बुलिश नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से मूव आई, और उस मूव के बाद अगर किसी ने भी लिया हुआ था, जो भी काफ़ी लोग लॉन्ग थे, आराम से एग्जिट मिला सबको, और उसके बाद ऊपर के भाव पे खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो टीसीएस के बाद के रिजल्ट्स के बाद जो आईटी थोड़ा सा अंडर ओन्ड हो गया था, उसके चलते ये अब स्ट्रेंथ आ गई है इसके अंदर।
और दीपाली क्या होता है कि इमीडिएटली जब आप थोड़ा सा सेक्टोरल डिसबिलीफ में आते हैं तो ऑफलोडिंग करते हैं तो सडनली जो स्विंग ट्रेड करना होता है उस सेक्टर में बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में अभी भी पकड़ रहेगी और ऊपर के घर इसमें आ सकते हैं। हाँ, इन्फोसिस के नंबर्स के बाद थोड़ा मूड ठीक हुआ और कल सेकंड हाफ में स्पेशली इन्होंने तेजी का मूड बना लिया था ज्यादातर स्टॉक्स ने। विप्रो नहीं चला था, इनफैक्ट विप्रो 5% कल नीचे बंद हुआ था, बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आज पूरा सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन 2:30 बजे हैं, वक्त हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी के बचे हुए सेशन के लिए स्ट्रैटेजी का। सबसे पहले देखते हैं जो हर रोज हम 5 ट्रिगर्स देखते हैं। शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से। एशियन मार्केट्स दमदार तेजी के साथ क्लोज हुए। हांगकांग का बाजार 550 अंक बढ़कर क्लोज हुआ है। बाकी बाजार भी आप देखेंगे 1% से लेकर 1.5% तक की मजबूती इन मार्केट्स में दिखी है। यूरोपियन मार्केट्स का हाल अभी देखें तो तेजी है, आधा से पौने 1% की बढ़त के साथ तीनों यूरोपियन इंडाइसेस डैक, फुत्सी और कैक ट्रेड कर रहे हैं। अब यूएस के फ्यूचर्स आपको बता दें, यूएस के फ्यूचर्स में तेजी है, 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त है डाउ फ्यूचर्स में और नैस्डैक फ्यूचर भी 38 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। कच्चा तेल और रुपए और देख लेते हैं फटाफट से। कच्चा तेल $60 के नीचे ही है, हालांकि पौने 1% ऊपर है, लेकिन $60 के नीचे है। और रुपया सुबह फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा कमजोर हुआ। आज जो इसने निचले स्तर टच किए थे वहां से तो थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन 71 के पार अभी भी बना हुआ है। तो ये तमाम संकेत हैं, ज्यादातर संकेत तो पॉजिटिव ही लग रहे हैं अगर रुपए को हटाकर देखें तो। अनिल जी अगर सॉरी इंटरप्ट करो, आप निफ्टी देखिए डे हाई पे आ गया, 900 फ्यूचर क्रॉस कर गया। बिल्कुल, क्योंकि हम तो फ्यूचर देखते हैं, बिल्कुल डे हाई पे आ गया है। करेक्ट। तो ये चांसेस हैं कि हाईएस्ट ऑफ द डे बंद होगा और वो आप मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैं कुणाल जी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दो चीजें, पहले निफ्टी के डेटा बात करें। 10,800 के नीचे क्लोज नहीं होगा, 10,900 के ऊपर क्लोज नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ये चीज पहली बात दिख रही है। तो बचे हुए समय में मुझे यहाँ पर फ्रेंकली बताऊं 10,900 तक के लेवल आ जाए उसके ऊपर की तेजी नहीं दिखती। तो 30-35 पॉइंट के लिए क्या आज निफ्टी खरीदना चाहिए अब बचे हुए समय के लिए? तो मेरा जवाब होगा ना। ठीक है। और मैं क्यों नहीं खरीद रहा हूँ उसका जवाब मैं सिर्फ एक जगह से ले रहा हूँ और वो ये है रुपए की हल्की कमजोरी। रुपए की कमजोरी की वजह से मैं निफ्टी खरीदने के लिए 10,825 पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। दूसरी चीज़, जो कल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए 2.2%, ठीक है, नहीं सीपीआई के। अच्छा। कल सीपीआई के आए 2.2% और अमूमन आरबीआई ब्याज दरें घटाने के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन देखती है, राइट। तो अगर जो रिटेल महंगाई दर जिसे हम कहते हैं, अगर रिटेल महंगाई दर के दम पर आपको ब्याज दरों में वाकई में ये संभावना लगती है कि कटौती होनी है 9 फरवरी को, तो फिर बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा? ये बात भी है क्योंकि निफ्टी के मुकाबले आधा भी नहीं है, चला है। 1.25% निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ½ % ही ऊपर है और बैंक निफ्टी को 27,400 के ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है। तो मेरे लिए 10,825 ये ज्यादा सही जगह है और नहीं तो भी कम से कम 10,850 वहां पर खरीदूंगा। 10,850 पे खरीदने में कंफर्ट है। 10,825 एक किश्त नीचे के लिए रखेंगे अगर मौका मिले, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तब 10,875 10,900 के टारगेट के लिए। तो 10,900 पर क्यों अटकेगा, क्यों लग रहा है? 10,900 पे अटकेगा, पक्का अटकेगा, क्योंकि 10,900 पर आपके लिए 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। पिछली पूरी जो ये तेजी हुई है जो आपने 10,000 से दिखाई निफ्टी में और 10,910 ये हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग मिली है आपको, 10,910। उससे पहले 2 बार आपने 10,923 को हाई बनाया है। तो 10,900 10,925 की रेंज वो है जहां पर आपको आंख बंद करके प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बिल्कुल करनी है, 100% करनी है। डाउ फ्यूचर्स कितना ऊपर दिख रहे थे? 100-125 अंक ऊपर है। फिर आप देखिए आज ब्रेक्जिट भी है, वोटिंग है। तो मैं ये कहूंगा कि वही वाली बात है कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे, जो आशु जी आप ही क्या डायलॉग यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे ये लगता है कि ऊपर तो जाना चाहिए लेकिन यहाँ लेना नहीं है। तो मेरी राय है कि 10,900 के आसपास लेना नहीं है। मैं एक दिन छोड़ दूंगा, इंतजार करूंगा। मेरे लिए सिंपल फॉर्मूला है, मैं 10,925 के ऊपर लूंगा। मैं बहुत क्लियर हूँ कि 10,925 के ऊपर लेने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वहां से 10,925 के ऊपर लेंगे, 11,000 भी होगा, 11,050, 11,200 भी होगा, वो सब ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं 10,900 के आसपास लेने के मूड में नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अनिल जी आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही चीज बोली है और सारे जो डेटा पॉइंट्स है ना ये 900 के आसपास फेवरेबल दिखते हैं, लेकिन यहाँ से घूमता है और 700 के आसपास खराब दिखते हैं और वहां से घूमता है। एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि जब वो निकलेगा, अब क्या है कि अगर मैं अभी नहीं ले पाऊंगा तो 950 के बाद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं ऑप्शन के ट्रेड को कन्वर्ट करता हूं कि अगर नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, ऊपर का घट के मुझे सपोर्ट है और अगर बढ़ गया तो मेरे पास लॉन्ग पोजीशन है। दैट इज व्हाई वी कन्वर्ट एग्जैक्टली दिस कंफ्यूजिंग व्यू
टू एन ऑप्शन स्प्रेड विच हेल्प्स अस। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन के जरिए तो डेफिनेटली जो आशु सर कह रहे हैं ठीक है, और मैं तो बचे हुए सेशन के लिए जो आपने व्यू दिया वो क्लियर है। इस लेवल पे नहीं लेना है, 10,900 10,925 के ऊपर टिकेगा तो लेंगे या फिर 10,850 का भाव मिलेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी और बताइए, ये तो बहुत टाइट रेंज में रहा दिन भर, 150 अंक ऊपर अभी भी है, यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रही है? देखिए, बैंक निफ्टी में एक सिंपल चीज समझ लीजिए, 27,200 27,300 बेहद मजबूत सपोर्ट है। 14-15 लाख शेयर हैं पुट में खड़े हुए, वो गिरेगा ही नहीं उसके नीचे। 27,300 के नज़दीक आते ही खरीदारी आ जाएगी। ऊपर 27,500 पार करने में पसीना आ जाएगा। इनफैक्ट 27,400 से 27,500 के बीच में 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 27,500 आपसे पार होगा नहीं, और बचे हुए समय के लिए 27,400 आपका निर्णायक लेवल इसलिए है क्योंकि पुट और कॉल दोनों में बराबर 5-5, 6-6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है। सिंपल है, 27,300 आइए लॉन्ग करिएगा, 27,500 आइए शॉर्ट करिएगा, नहीं तो कुछ मत करिए। तो अभी कुछ नहीं करना, ना कोई ट्रेड ही नहीं है। सिंपल है, जो आज सुबह भी हमने ट्रेड दिया दीपाली की, जहां खुले वहीं बैंक निफ्टी खरीदिए। 27,400 27,500 2 टारगेट के दिए थे। बैंक निफ्टी ने सुबह से अभी तक मेरा दूसरा टारगेट नहीं अचीव किया है सुबह से, जबकि निफ्टी पूरा निफ्टी जो चाहा जो मांगा सब दे दिया निफ्टी ने। और आप एक चीज और समझिए, करेक्शन की शुरुआत भी बैंक निफ्टी ने की। 27,750 से बैंक निफ्टी गिरकर नीचे आया 27,150, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ज्यादा करेक्ट हुआ है, न कि निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में उतनी ताकत नहीं है जितनी मुझे चाहिए। तो मैं 27,300 पे लूंगा, 27,250 स्टॉप लॉस है, 27,400 मेरा टारगेट है, अभी नहीं लूंगा। ठीक है। और अगर पहले गलती से 27,500 पहुंच जाए तो वहां शॉर्ट भी करेंगे, वहां शॉर्ट भी करेंगे। इसके लिए टारगेट्स क्या और क्या होंगे? 100 पॉइंट मिलेंगे, 27,400। हाँ, 27,600 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर ही रखना पड़ता है। वीकली एक्सपायरी है, और निफ्टी में जब ये 14 फरवरी से वीकली एक्सपायरी होना शुरू होगी, 14 फरवरी को होगी, 11 फरवरी से ऑप्शन शुरू होंगे, तब यहाँ पर भी आपको 1-on-1 वाले ट्रेड बनाने पड़ेंगे। मंथली एक्सपायरी में अब आप 1:3 ये 1 रुपए की रिस्क है, 3 रुपए का मुनाफा वाला बना सकते हैं, वीकली में नहीं बनते। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाले हैं अनिल जी, जब ये वीकली एक्सपायरी निफ्टी में शुरू होगी, फिर तरह तरह के स्प्रेड निकलेंगे। मजा आएगा ना, उसमें मजा आएगा कि वो मंथली स्प्रेड लॉन्ग करना, मंथली ऑप्शन लॉन्ग करना, कैलेंडर स्प्रेड जो बोलते हैं, हाँ, जिसको वीक के अंदर ही कैलेंडर बन जाएगा, वो बहुत बढ़िया मजा आएगा। करेक्ट, ठीक बात है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आपको मिली है, और मौजूदा लेवल्स पर दोनों इंडेक्स नहीं लेने हैं। निफ्टी 10,850 के नजदीक लेना है, और बैंक निफ्टी 27,300 के आसपास मिलेगा तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स काफी सारे हैं जो दमदार तेजी दिखा रहे हैं, और एक स्टॉक है भारत फोर्ज का। यहाँ पर पिछले 15 मिनटों के दौरान अच्छी खरीदारी हुई और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार। सुमित जी, एक बार चार्ट्स और डेटा देखकर बताइए, क्या बिल्डअप और चार्ट्स ये कन्विक्शन दे रहे हैं कि लेना चाहिए स्टॉक इस लेवल पर? पुलबैक के लिए बिल्कुल लेना चाहिए। लास्ट 3 दिन के हाई स्टॉक के ऊपर ब्रेक हो चुके हैं। आज का प्राइस एक्शन अच्छा है स्टॉक के अंदर, और वो ये शो कर रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ 510 रुपए तक के लेवल्स तक जा सकता है। 487 488 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीएमपी पे लेने वाला शेयर बन रहा है ये स्टॉक। अभी नीचे में स्टॉप लॉस बन रहा है 478 से 480 तक का। 478 से 480 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। सीएमपी पे बाय करें, जिन्होंने लॉन्ग लिया है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। यहां से इमीडिएटली ये पुलबैक के अंदर 500 और 510 के लेवल्स दिखाएगा, और अगर एक बार ये 510 के ऊपर सस्टेन हुआ तो ये बड़ा अपमूव दिखा सकता है। फिलहाल ट्रेडिंग का नजरिया लेके ही इसमें ट्रेड करें। 500 510 के टारगेट्स के लिए खरीदे, स्टॉप लॉस लगाए 478 480 के आसपास। ठीक है, 480 के नजदीक स्टॉप लॉस लगा ले। 500 510 के टारगेट्स के लिए आप खरीद सकते हैं, खरीदा हुआ है तो होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन आईटी स्टॉक्स पूरा ही आज बस कर रहा है, और एक मिड कैप आईटी कंपनी जिसके नतीजे अब से कुछ ही देर में आएंगे वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। साथ ही एमसीएक्स के नतीजों पर भी रहेगा फोकस। दोनों ही कंपनियों के नंबर्स कैसे आ सकते हैं ये समझाने के लिए मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मौजूद है। बताइए कुशल, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है दोनों ही कंपनियों से? जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं केपीआईटी टेक से। अगर आय के फ्रंट पे बात करें तो केपीआईटी टेक की जो आय है वो करीब 2% बढ़ने का अनुमान है, और साथ साथ अगर हम कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो उसमें 1.5% की बढ़त आ सकती है। अगर हम क्रॉस करेंसी हेडविंड की तरफ नजर डालें तो वो करीब 75 बेसिस पॉइंट्स की क्रॉस करेंसी हेडविंड आ सकती है कंपनी के लिए। वहीं अगर हम मुनाफे फ्रंट पे बात करें तो वो करीब 5% बढ़ सकता है, क्योंकि लागत कम हो रही है कंपनी की, जिस वजह से मुनाफे में सुधार देखने को मिल सकता है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहने का अनुमान है, और आउटलुक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट कंपनी की, और साथ साथ जो बिरला सॉफ्ट के साथ जो मर्जर डील हुई है कंपनी की, उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी जब वो रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर करते हैं।
दूसरा हम बात करते हैं MCX जिसके नतीजे कल आज आने वाले हैं। वहीं तो अगर हम आई फ्रंट पे MCX की बात करें तो करीब 25% की बढ़त हमें आई फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। छोटा बेस होने के कारण से नतीजों में शानदार आपको रिजल्ट्स आने की संभावना हो सकती है। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो वो करीब 84% बढ़ सकता है सालाना दर पर, क्योंकि छोटा बेस है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो करीब 36% की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ी है सालाना दर पर, जिसमें क्रूड का बहुत अहम हिस्सा रहा है। वहीं गोल्ड की जो वॉल्यूम है वो करीब 5.5% सालाना दर पर डिप हुई है। साथ साथ अगर हम ऑप्शंस जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले फ्यूचर्स था अब ऑप्शंस भी आ गए हैं, जिसकी वजह से आय में बढ़त हो सकती है। और अगर हम रॉयल्टी चार्जेस की बात करें तो वो शायद 3% से 10% हो सकती है, जिस पर मार्जिन्स का तो थोड़ा असर रहेगा। और साथ साथ जो आपके अन्य आय है उसमें बढ़त और टैक्स की जो दर है उसमें कटौती होने की वजह से मुनाफा जो है वो आपको दिख रहा होगा 5% की बढ़त जो है वो हमारा अनुमान है। तो ये कुछ जो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें MCX के जो नतीजे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो MCX के नतीजे थोड़े बेहतर आ सकते हैं, KPIT टेक के नतीजे मिले जुले या फिर सुस्त रह सकते हैं। हालांकि आज बाजार का मूड अच्छा है तो दोनों स्टॉक्स हल्की हल्की बढ़त के साथ कारोबार करें। KPIT टेक इनफैक्ट डे हाई पर आ चुका है। फटाफट से राय भी ले लेते हैं स्टॉक्स पर। कुणाल जी, पहले तो MCX पर अपना व्यू दे दीजिए। रिजल्ट से पहले ऊपर नीचे की रेंज क्या रह सकती है और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए दीपाली, आज सवेरे मैंने खरीदारी की राय इस पर दी थी और फिर अनिल जी ने भी आज इस पर आज का हीरो में इसको लिया था। मुझे लगता है कि देखिए इस काउंटर में डेफिनेटली आपको 800 रुपए तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। MCX बहुत समय तक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर चुका है और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें आया। मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव यहां पर आने की संभावना है, 800 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि आज नतीजे हैं, मुझे लगता है थोड़ी सावधानी से ट्रेड करें। 760 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 760 से नीचे गया तो कमजोर हो जाएगा और ऊपर की ओर मुझे लगता है 800 तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिखे। ठीक है, तो जिस लेवल के नीचे कमजोर होगा वो लेवल तो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन आज तो ये आज का हीरो सेगमेंट में भी था स्टॉक MCX रिजल्ट से पहले। अब क्या करें जिन्होंने लिया हुआ है? या फिर मेरा आज का टारगेट नंबर्स तो अच्छे एक्सपेक्टेड है। 985 मेरे ख्याल से, सॉरी 785। मैं एक बार अपना टारगेट देख लूँ। मेरे ख्याल से मेरा दूसरा टारगेट हासिल हो चुका है। एक सेकंड, हाँ ये रहा MCX। तो मेरे हिसाब से तो मेरे दोनों टारगेट हासिल हो चुके हैं, 775 और 780। 775 780 टारगेट था, विदा करें, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की रिस्क मेरी नहीं है, आपकी है। मेरा काम खत्म है। वो तो आपने सुबह ही बोला था, रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है, टारगेट्स मिले आपके तो निकल जाइए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिजल्ट को लेके कहीं मैं डावाडोल हूँ। रिजल्ट का हमारा ये, आशु जी आप और हम क्या कर सकते हैं? रिजल्ट का विश्लेषण ही कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, भाव का तो नहीं कर सकते ना। अब यही हालत है। देखिए टाटा एलेक्सी कह रहे थे खराब रिजल्ट है, खराब आए, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर नीचे। इंडसइंड बैंक सेम रिजल्ट खराब, कर्नाटक बैंक रिजल्ट अच्छा है, स्टॉक नीचे होकर फिर ऊपर आया। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, जो कि आप किसी भी ऑप्शन सेलर से बात करेंगे, मुझे बाकी का नहीं पता बट मैं काफी बात करता हूँ। जब ऑप्शन सेलर्स भी है ना, जब रिजल्ट का मंथ होता है, डिसिप्लिन है, उन 4 महीने में उन स्टॉक्स पे नहीं बेचना। क्योंकि आप नहीं, जो सब सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट और रिजल्ट की 90% उल्टी जाएगी वो। करेक्ट। और वो पहले से बहुत सारी चीजें डिस्काउंटेड होती हैं। तो ये जो आप कहें कि एग्जैक्टली जो आप कहते हैं कि रिजल्ट का विश्लेषण कर सकते हैं, बट उस विश्लेषण पे अगर हम उस साइड का ट्रेड कर लेते हैं तो वो बहुत मुश्किल ट्रेड हो जाता है और अक्सर गलत चले जाते हैं। तो इसलिए हम उस मंथ में जब रिजल्ट आना होता है या रिजल्ट आने के बाद जब थम जाता है ना स्टॉक, उसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन सेल करनी है, हम ऑप्शन भी सेल नहीं करते हैं। ये परफेक्ट। लेकिन रिजल्ट से पहले का ट्रेड लेने का रिस्क तो अनिल जी लेते हैं। और अच्छी बात है कि अब तक जो भी रिजल्ट बेसिस के ट्रेड दिए गए वो सब नहीं, कमी नहीं, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको 10-20 चाहिए, दिन का एक हो, 2 हो, बहुत है। वही स्ट्रैटेजी रही भी है। और MCX में भी हमने 780 फ्यूचर बोला, फ्यूचर दिखाइए। कैश में मैं तो कैश के देता ही नहीं, उस फ्यूचर के स्टॉक में मैं फ्यूचर के लेवल ही देता हूँ। तो 775 780 2 लेवल दिए थे। आज का फ्यूचर का हाई 783 का है। आज सुबह एक और आज के 2000 में दिया था मेरे ख्याल से DCB, वो भी एक बार जरा रिविजिट कर लेंगे। हाँ, वो कल रिजल्ट आने वाले। लेकिन हाँ, ये जरूर है, यहाँ टारगेट हासिल हो चुके हैं। अब आपकी रिस्क है, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट बुक करना है, आप जाने। अनिल जी, DCB में
मेरी 2 दिन पहले परसों नहीं फ्राइडे को आप जब बुल रन में शायद सेकंड हाफ में बिजी थे उसकी प्रिपरेशन में, तो मेरी डिम्पी से 2 स्टॉक के बारे में बात हुई थी, एक डीसीबी में। मुझे लगता है डीसीबी, आई थिंक कुणाल जी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वो लिमिटेड इंटरवेंशन के वो लेवल एक उन्होंने बताया था, शायद याद नहीं 181 था या 183 था। एक बार वो चार्ट देख के फिर से बता सकते हैं। अनिल जी, मुझे लगता है डीसीबी पोजिशनल ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, बिल्कुल ऊपर। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, डीसीपी में मुझे लगता है कि डिलीवरी लेके रखना चाहिए। बहुत इसने पेशेंस टेस्ट कर ली है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। ये मेरी रिजल्ट की कॉल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऑनेस्टली मुझे ध्यान नहीं था। पहले बोल दो फिर मैं बोलता हूँ। मैं फ्राइडे को दीपाली और वो थे, हमने 2 स्टॉक की बात की थी, एक पीएनबी की और एक डीसीबी की। तो डीसीबी मुझे लगता है कि पोजीशन लॉन्ग करना चाहिए और कुणाल जी ने तब थोड़ा सा एक लेवल दिया था कि उसके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट मैं अभी सिलेक्टिवली अपने क्लाइंट्स को बोल रहा हूँ कि फ्यूचर तो 4,500 का लॉट है और इसमें ऑप्शन का ट्रेड भी ऑनेस्टली समझ नहीं आया, तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि सिलेक्टिव डिलीवरी उठा के पोजीशन रखनी चाहिए। पर अगर फ्यूचर में भी थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंट ट्रेड करना है तो कुणाल जी अगर आप अपनी इंटरवेंशन से थोड़ा सा लेवल बता दें। नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ, आप भी अपनी इनपुट दीजिए। सुबह दे चुके हैं कुणाल जी को, बार बार तकलीफ मत दो। फ्लाइट में था तो मिस हो गया। हाँ, बार बार तकलीफ मत दो ना, क्योंकि सुबह मैंने आज का 2000 में मैंने ही दिया है सर। हाँ, तो सर डीसीबी का आगे का 181.50 पर दिया था, 178 का स्टॉप लॉस, 188 और 192 2 टारगेट। ओके, ठीक है ना, टारगेट बिल्कुल शूट करें। अब कुणाल जी अपना लिमिटेड इंटरवेंशन दे दीजिए। मेरा सब कुछ इसमें है अनिल जी, पूरा इंटरवेंशन है, 101% इंटरवेंशन है। मुझे लगता है कि 180 के ऊपर आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है, डीसीबी और ऊपर जाना चाहिए, 190 तक के लेवल्स इसमें आएंगे, तो मैं सहमत हूं, बाय करके चलें। बाय करने की सलाह है। सुबह आज के 2000 में स्टॉक बताया भी कहता है रिजल्ट से पहले पोजिशनल ट्रेड के तौर पे, और स्टॉक अभी भी 180 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। अब फटाफट से 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर मोमेंटम हो रहा है। ट्राइडेंट को देखते हैं, ट्राइडेंट के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और रिजल्ट से ठीक पहले खबर भी आई है कि ₹1.25 के डिविडेंड की इन्होंने ऐलान किया है। रिजल्ट्स भी कुछ ही देर में आएंगे और देखिए स्टॉक 5% ऊपर आ चुका है। फटाफट से सुमित एक बार देखिए ट्राइडेंट के चार्ट्स को और अपने व्यू बताइए। नेपाली स्टॉक अपने नवंबर और अगस्त 2018 के हाईस को ब्रेक कर चुका है और स्टॉक अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज की क्लोजिंग ₹72 के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि लग रहा है चार्ट्स के ऊपर प्राइस को देखते हुए कि देखने को मिल जाएगी, तो वो एक और एक पॉजिटिव संकेत होगा। और स्टॉक ने जो आज के हाई बनाए हैं 74.50, उसके ऊपर जैसे ये ट्रेड करना स्टार्ट होता है आज या कल में, तो स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें ऊपर में 80 रुपीज का इमीडिएट टारगेट्स बनेगा। ये होगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट, और 80 रुपीज के लेवल टूटते हैं तो ये स्टॉक ऊपर में 90 रुपए तक का स्तर भी दिखा सकता है लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में। स्टॉक में जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, पोजीशंस को होल्ड करें। 69 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 80 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। एक स्टॉक जिसका जिक्र कल भी हुआ था और जहां पर खरीदारी हुई है एक्सटेंड, वो है कैस्ट्रॉल का। दिन के हाई पॉइंट पर यह आ चुका है, लगभग 6% की मजबूती दिखा रहा है। नितिन जी ने भी कन्विक्शन दिया था स्टॉक को, जब आप कल पूछ भी रहे थे कि हाँ खरीदा जा सकता है, ये स्टॉक मजबूत होगा, डेटा भी इंडिकेट कर रहा है। अब कल किसी ने खरीदा जी बिजनेस देखकर, तो आज क्या करना है इस पर एक राय ले लेते हैं। कुणाल जी एक व्यू दीजिए अपना कैस्ट्रॉल पर। कल आप भी शो में मौजूद थे जब स्टॉक का जिक्र हो रहा था, 6% ऊपर है आज ये। देखिए कल दीपाली, अगर आपको याद हो, अनिल जी ने कहा था कि ये बहुत अच्छा बीटीएसटी साबित हो सकता है और इसने 155-56 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था। आज इसमें फॉलो थ्रू बाइंग देख रहे हैं। हालांकि देखिए कैस्ट्रॉल आमतौर पर जब चलता है तो 1-2 दिन ही चलता है और उसके बाद नीचे फिसल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफी पहले के तुलना में सुधरा है। वॉल्यूम एडिशन 2 दिन में बहुत ही दमदार हुए हैं। मुझे लगता है एक बार 174 तक के लेवल्स आएंगे तो जिन्होंने खरीदा हुआ है उनको होल्ड करना चाहिए। 163 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 171, 172 पहला टारगेट होगा। 171, 172 के टारगेट्स की बात हो रही है कैस्ट्रॉल में। फटाफट से एक बार सीजी पावर को और देखते हैं। पावर स्टॉक चल भी रहे हैं, सीजी पावर में एक बाइंग एक्सटेंड हुई और देखिए स्टॉक अब 44-65 के आसपास आ चुका है। 2% की मजबूती के साथ इसमें ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक में इनफैक्ट रिलायंस पार, अदानी पार, तमाम ये शेयर्स आज के सेशन में चले भी हैं। एक क्विक कमेंट राकेश जी आपका सीजी पावर पर। दीपाली जी एकदम मौके पे आपने चौका लगाया है इसको आइडेंटिफाई करके। इन्हीं एग्जैक्ट लेवल्स पर यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। 43 रुपीज 40 पैसा, मात्र ₹1 का रिस्क है। 43.40 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को खरीदने की राय है। पहला टारगेट यहाँ पर है 47 रुपीज 50 पैसा। ओके, मौके पर चौका लगाया। क्रिकेट विकेट खेलती थी आप पहले दीपाली जी? जी नहीं। अच्छा, ओके। क्या खेलते हैं क्रिकेट? हाँ, अरे
क्या बात करी? अरे जो प्लेयर्स नहीं है वो कहाँ खेलते हैं, मतलब ठीक है जो टीम में है वो अलग है। ओके चलिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आने की तैयारी में है, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव आपके सामने आने की तैयारी में है, और ये कोई सरकारी कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर आने की तैयारी है, तो इस पर फोकस करिएगा। बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने ये खबर होगी, इस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुंभ से कुंभ तक की भी तैयारी है, एक बार फिर से डुबकी लगाने की। रजत देवगन हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में, रजत के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कुंभ से कुंभ तक चलेगा। लेकिन उससे पहले सुमित जी, एक स्टॉक पर आपको राय देनी है और वो है HPCL, जो बड़ा दमदार प्रदर्शन कर रहा है 3% की मजबूती के साथ। इसमें क्या करना है? ये खाली बड़े दिनों बाद सुस्ती से भागा है, रुपया कमजोर है, कच्चा तेल थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी वो कंफर्ट जोन में तो नहीं है, फिर भी खरीदना है क्या? लेकिन स्टॉक के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है अनिल जी। स्टॉक के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में HPCL, BPCL, IOC तीनों के अंदर आज मोमेंटम देखने को मिला है, और आज HPCL पहला पिक रहेगा तीनों में से बाय करने के लिए। यहाँ पे बाय करके चांस बिल्कुल लिया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, और बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड से ये तेजी दिखाना स्टार्ट कर रहा है। तो इसका जो मिडल बैंड आता है वो 245, यानी स्टॉक का पहला टारगेट बनेगा 245, और ऊपर में दूसरा टारगेट बनेगा 245 के ऊपर क्लोजिंग आने पे 255 रुपए तक के टारगेट्स। तो आई थिंक ये स्टॉक के अंदर CMP पे बाय कर सकते हैं। 235-36 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 245 का पहला टारगेट और 255 का दूसरा टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके तो ये है राय आपके लिए HPCL पर। और आइए अब बजाते हैं पहले बिगुल, उसके बाद एक्सक्लूसिव खबर, और उसके बाद कुंभ से कुंभ। लेकिन उससे पहले ट्राइडेंट के रिजल्ट्स पहले आ गए। सबसे पहले भाई नतीजा, सबसे पहले आदमी मेहनत ही रिजल्ट के लिए करता है। तो रिजल्ट आ गया, 112 करोड़ का मुनाफा कमाया है ट्राइडेंट ने, 6% मजबूत है। कुणाल जी तैयार हो जाइए, आपका समय आ चुका है। चार्ट फटाफट से ट्राइडेंट के बताइए रिजल्ट के तुरंत बाद वाले। अनिल जी, मेरी राय में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बाय करके चलना चाहिए। इसमें मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। एक बार इसमें 76 हाफ तक के लेवल्स मुझे लगता है इंट्राडे में देखने सकते हैं, और 76 हाफ के ऊपर मुझे लगता है 79 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो ट्राइडेंट जिनके पास है उन्हें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस बताइए कुणाल जी। अनिल जी, स्टॉप लॉस रखना है 72 हाफ पर, 72 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर 76 हाफ पहला टारगेट, और ऊपर मुझे लगता है कि एक बार 79 के लेवल्स भी ट्राइडेंट में देख सकते हैं हम लोग। ओके 76 हाफ, 79 दो टारगेट, और इस बीच बिगुल भी बजाना पड़ेगा क्योंकि कुणाल जी ने अपनी राय तो दी है ट्राइडेंट पर, लेकिन एक BTSTT का बिगुल भी बजाने की जरूरत है कुणाल जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है बजाज फिनसर्व। हमने कल बाय की राय दी थी बजाज फाइनेंस में, जिसमें हमारा दूसरा लक्ष्य भी शायद अभी कुछ ही मिनटों में हासिल होने वाला है। कोई 5-7 रुपए से दूर है मुझसे, लेकिन बजाज फिनसर्व मुझे लगता है कि फ्रेश तेजी यहां पर होते हुए दिख रही है। इसको चुनने की वजह क्या है कि इसके डेली चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, और उसका ब्रेकआउट अभी अभी आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है बजाज फिनसर्व इन स्तरों पर खरीदें। 6440 रुपए पर स्टॉप लॉस, 6440 का स्टॉप लॉस है। 6580 रुपए पहला लक्ष्य है, और 6640 रुपए 6640 दूसरा टारगेट होगा। ओके आशु सर अपनी विशेष टिप्पणी। अच्छा, ये बजाज फिनसर्व, इसलिए तो आप कह रहे थे बजाज फाइनेंस में 5-7 रुपए से आपका टारगेट बचा है, इसलिए तो आपने बजाज फिनसर्व नहीं दे दिया कि इसके पीछे पीछे 5-7 रुपए तो वो चली जाएगा, मेरा टारगेट हासिल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कुणाल जी? अनिल जी, ये दिमाग में आया नहीं, वरना मैं इसी कारण देता। अरे ये मैं आपके दिमाग में तो डाल रहा था, इतना बढ़िया आइडिया मैंने आपके दिमाग में डाला, आगे काम में लीजिएगा। कुणाल जी कमाल आइडिया है अनिल जी, कमाल आइडिया, आगे इस्तेमाल करेंगे। कुणाल जी बोलिए बोलिए, उनको आवाज पहुंच रही। कुणाल जी, आपके मतलब आवाम के बिहाफ पे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतने बड़े बड़े मोटे मोटे स्टॉक्स देते हैं, थोड़ा एक आम आदमी को भी ध्यान में रख के दिया करिए। आप और राकेश जी कभी कभी इतने बड़े बड़े स्टॉक देते हैं, आप बड़े आदमी हैं, बड़े स्टॉक्स में डील करते हैं, तो उसके लिए मैं हूं ना। मतलब आप 6500 रुपए वाला देते हैं, हम 182 रुपए वाला देते हैं। तो सर थोड़ा सा जनता का ध्यान रखिए, थोड़ा सा हमारा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ऐसा स्टॉक दीजिए कि मतलब हम जरा खुल के काम कर सके उसमें। कुणाल जी और राकेश जी को 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए की कमाने वाली रेंज के लिए रखा हुआ है। आशु जी क्या है, हाँ, और मैं हूँ 2000 वाला, 2000 से 20,000 वाली रेंज है आशु जी आपकी, और 20,000 से 2 लाख कमाने वाली रेंज है बंसल जी की। सबका अपना अपना एरिया डिफाइंड है, ताकि कोई टेंशन। कुणाल जी ये ठीक है ना?
अनिल जी क्या है, जो लोग बहुत खास होते हैं वो अपने आप को आम बताते हैं, बाकियों को खास बताते हैं, और यही आदत बिल्कुल आशु जी की है। वाह क्या बात है, इसको कहते हैं नेले पे देला। वेरी गुड। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। और आपको तो पता ही है कि सरकार लगातार पैसे जुटाने के मूड में है, और एक के बाद एक सरकारी कंपनियों के एसेट या फिर लैंड है उन्हें डेवलप करने की योजना बना रही है। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर। स्वाति बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर और किस सरकारी कंपनी पर है? देखिए, सरकारी कंपनी है सेल, और सेल पर गवर्नमेंट ने अब एक एक इनफॉर्मल चैट जो हुई थी अब उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं। बात कर दी है कि ज़मीन जो उनके पास है, और आपको पता होगा सेल के पास करीब करीब 80,000 एकड़ ज़मीन है पूरे भारत में, और काफ़ी में तो प्लांट्स लगे हैं बट काफ़ी जगह उनकी खाली भी है। तो उसको जैसे हम बता रहे हैं इतने टाइम से, लैंड मोनेटाइजेशन प्लान्स जो गवर्नमेंट के हैं, PSUs पे जो खाली लैंड है उसको अनलॉक करें, उसको डेवलप करें, उस पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए, और उसकी एक कीमत, उससे सरकार को भी फ़ायदा है और उस कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो इस पर अब सेल से एक औपचारिक बात शुरू हो गई है। इनफैक्ट एक जापानीज़ कंपनी के साथ इस पर एक चर्चा चल रही है कि वो उसको डेवलप करे, सस्ते दाम पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स उन लैंड पर बनाए जाएं और उनको बेचा जाए। तो सेल और RINL भी है बाय द वे, एक और कंपनी, राष्ट्रीय इस्पात निगम, दोनों स्टील कंपनीज हैं, इसके पास भी काफ़ी लैंड है, और काफ़ी लैंड जिस पे कुछ काम नहीं। 19,000 एकड़ ज़मीन है जिसमें 7,000 एकड़ का कोई इस्तेमाल नहीं है RINL की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों ही कंपनीज से ये जापानीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी बात कर रही है, और इस पर बहुत जल्द हम अनाउंसमेंट भी देखेंगे, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि उस लैंड का यूटिलाइजेशन हो और उस पर प्रोजेक्ट बने। बिल्कुल। तो 80,000 एकड़ जमीन है सेल के पास, जी हाँ, जो डेवलप की जा सकती है 5 प्लांट में मिलाकर, कुल मिलाकर 80,000 एकड़। ओके, तो ये एक चीज बताइए स्वाति, ये जमीन डेवलप करने के लिए जापान का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? नहीं तो वो तो चाहेंगे ना कि जहाँ पे सस्ती टेक्नोलॉजी अच्छी मिले, बेस्ट टेक्नोलॉजी एट अफोर्डेबल प्राइस, ये दोनों चीजें अगर जापानीज प्रूवन कंपनीज हैं ये एक्सपर्टीज में दे सकते हैं। कि ये चीज हो रही है कि इसको मोनेटाइज की जाए। अभी तक क्या है, बातें ही चल रही थी, अब इस पे एक्शन हो रहा है। ये जरूरी बात है। इनके पास लैंड है, ये सबको पता है, पर इस पे काम होगा। अच्छा, आप इससे दो चीजें हो जाएंगी, एक तो लैंड हो रही है, दूसरा अफोर्डेबल हाउसेज। आपको पता है प्रधानमंत्री ने क्या टारगेट दिया है? करेक्ट। तो हाउसिंग फॉर ऑल के तहत एक तीर से दो शिकार है। तो एक कंपनी का भी अनलॉक हो रही है वैल्यू, और उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, वरना आप कहाँ बनाएंगे? आज के जमाने में जमीन कहाँ पर है लोगों के पास? तो अगर ऐसे में सेल की जमीन डेवलप होती है जापान सरकार के या जापान की वहाँ की कंपनियों के साथ में, जो बातचीत कर रही है स्टील मिनिस्ट्री, वो करके कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ लो कॉस्ट हाउसिंग वहाँ पर की जाए, तो सेल के लिए शायद ये फ़ायदा हो सकता है कि उन जो पैसा है उनसे वो कर्ज कम कर पाएंगे, वो एक बड़ी रिलीफ होगी। सुमित जी जरा देखिए वायदा कारोबार के आंकड़े और बताइए। सेल ओपन इंटरेस्ट तो 4% बना हुआ है, आज 32-33 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। क्या स्टॉक में दम है? खरीदारी होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, या दोनों? अनिल जी, मेटल स्टॉक्स में आज सभी में एक तेजी का मूव तो देखने को मिल रहा है। सेल का अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं और इसका डेली और वीकली चार्ट देखते हैं तो स्टॉक कंटिन्यूसली एक दबाव में रहा है, और ऊपरी लेवल से इसने एक दबाव भी दिखाया। अभी तक प्योरली चार्ट इंडिकेशन ये शो नहीं कर रहा है कि यहाँ से कोई तेजी के संकेत मिल रहे हो, बट नो डाउट एक लोअर लेवल से कवरिंग जरूर आ सकती है, जिसके अंदर स्टॉक का इमीडिएटली ऊपर में 52 रुपए का रेजिस्टेंस है, और 52 रुपए का लेवल टूटने के बाद ये कवरिंग और भी बढ़ेगी और तेजी से ऊपर में 55 से 56 रुपए तक का मूव दिखा सकती है। तो फिलहाल कोई तेजी का संकेत नहीं है, बट पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत जरूर मिल रहे हैं। तो स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा है 50 रुपए 10 पैसे के आसपास का। 52 रुपए 25 पैसे का लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक के अंदर 55 से 56 रुपए तक का बाउंस बैक और पुलबैक मूव आ सकता है। तेजी बन सकती है, 52 पार करना चाहिए। सर बताइए, आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं इस तरह बोल रहा था, स्वाति जी चली गई। ये जो लैंड बैंक की स्टोरी है ना, ये कई सालों से 10-15 साल से, और कई इन्वेस्टर्स को इतना लॉस हुआ है ऐसे स्टॉक्स में जो सिर्फ लैंड बैंक में कि जब ये निकालेंगे करेंगे। जब 2008 से 2015 की या 2005 से 15 की पीक तेजी में लैंड बैंक का कोई यूज़ नहीं कर पाया,
तो अब तो सर लैंड बैंक तो वैसे ही बैंक लैंड बन लेकिन चुके वो हैं ठीक है काफी, आपकी तो- बात, लेकिन ऐसा तो 10 साल से कभी जीएसटी भी नहीं हुआ था। किया इस सरकार ने। नहीं वो किया, लेकिन एक चीज और है अनिल जी, अगर आप वो आपका लॉजिक ठीक है, 10 इतने सालों से नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी कभी नहीं होगा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब लैंड का पीक वैल्यूएशन थी, जब एक हवा थी। अच्छा सेल के लैंड कहाँ पे होंगे आप बताइए? मेट्रोज में है? एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो आप नियम बना लो, सरकार कभी भी अपनी कोई भी चीज पीक पे तो बेचेगी नहीं, वो तो बॉटम पे ही बेचेगी। इसलिए अगर सरकार की कोई चीज बिकनी है ना, तो ये ध्यान में रखो कि बॉटम पे आ गई कि नहीं आ गई। मैं उल्टा बोल रहा हूँ आपको। नहीं ये भी बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ना मैं एक और बोलता हूँ के टाइम पे था ना सेल का लैंड कहाँ पर होगा मेट्रोज में? मेरी इतनी स्टडी नहीं है, मैं फिर भी करूंगा कि कहाँ होगा। 80,000 एकड़ है, अब हर जगह होगा। तो हर जगह होगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ उनके प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, या वहाँ पे होगा। दूसरी चीज, अच्छा एक आपने इंटरेस्टिंग बात बोली कि जापान क्यों गए। वो एनबीसीसी को सर सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, उसके बाद भी नहीं चलता, तो उन्होंने कहा जापान जाके देख लेते हैं कि शायद कुछ हो जाए। हाँ तो अच्छा आइडिया है वो, मैं तो सोचता हूँ कि बढ़िया है। नहीं लेकिन अभी एक जो बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, जो वाकई में ध्यान रखने की बात है, वो ये कि सरकार ने क्या किया। अभी तक क्या होता है कि अगर कोई भी सरकारी कंपनी है, उसको कोई भी एसेट मोनेटाइजेशन करना है, चाहे वो लैंड डेवलपमेंट का हो, लैंड बेचनी हो, कुछ भी करना हो, कोई भी एसेट मोनेटाइजेशन करना है, तो हर कंपनी को सरकार के पास जाना पड़ता है। अब सरकार क्या कर रही है, एक पॉलिसी बना दी, एक साथ ब्लैंकेट अप्रूवल सारी कंपनियों को। आपको हर बार आने की ज़रूरत नहीं। जिस सरकारी कंपनी के पास जो कुछ एक्स्ट्रा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने आप इस पर फोकस करिए, देखिएगा किस तरह से। और अगर सरकार को बजट में बहुत सारा पैसा बांटना है लोगों को, तो पैसा यहीं से आएगा। तो ये अगले 1-2 महीने की, इसलिए हम लगातार इस महीने कह भी रहे हैं कि देखिए जनवरी फरवरी सरकारी कंपनियों के नाम है। तो अब कितना फास्ट होता है ये तो क्वेश्चन मार्क तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो संकेत आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सरकार बहुत तेज़ी से इन पे काम कर रही है। देखो क्या कुछ होता है, तो एक्शन होगा। चलिए, लेकिन इस बीच एक्शन के लिए चलते हैं सीधे कुंभ। अरे नहीं, प्रयागराज तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन यहीं पर रजत है हमारे साथ। तो पहले रजत के लिए कुंभ का बिगुल, और उसके बाद उनके पास चलेंगे। बताएं रजत, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल, इस बार जो स्टॉक चुना है वो वाकई वेल्थ क्रिएटर है, और वो है वर्लपूल, कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी कंपनी वर्लपूल इंडिया, जिसमें अगर पिछले कुंभ में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए, तो अभी का आंकड़ा है 6.25 लाख रुपए, यानी कि लगभग अगर रिटर्न देखें तो 525% बैठता है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, और रिटर्न्स के लिहाज से तो इसने पोर्टफोलियो में वेल्थ बनाई है। 525% का स्ट्रांग रिटर्न दिया। 1 लाख रुपए लगाए होते तो पिछले 6 साल में अब 6.25 लाख रुपए बनते। और कुछ ट्रिगर्स ऐसे हैं जिसके आधार पर अब अगले कुंभ तक भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है इस स्टॉक में अच्छा पैसा बने। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ओवन और प्यूरीफायर, इनफैक्ट जो न्यू सेगमेंट्स हैं जिसमें ये उतर रही है, वहाँ पर भी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन ऊंची जीडीपी, साथ ही साथ ये जो आसान ईएमआई ऑप्शंस आ गई हैं, फाइनेंसिंग ईजी हो गई है, उसके चलते ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी के। सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये है कि 28% जो जीएसटी लगती थी इस कंपनी के लिए, वो राहत हो गई, क्योंकि 18% जीएसटी होने से अब प्रोडक्ट पेनिट्रेशन में यहाँ पर, यानी कि प्रोडक्ट में यहाँ बेचने में बहुत आसानी होगी इस कंपनी को। हो सकता है कि मांग बढ़ जाए, और कंपनी मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद पूरी कर रही है, क्योंकि हाई ग्रोथ वाले फ्रिज, वॉशिंग मशीन सेगमेंट से लगभग 75% हिस्सा आता है, और यहाँ पर कंपनी का फोकस ज़्यादा है। हर 2 महीने में कंपनी कह रही है कि नए प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करेगी, यानी कि प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है वो कंपनी की लगातार बढ़ती चली जा रही है, और कंपनी का हर साल 10% से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ का भी लक्ष्य है। इसके अलावा इन्होंने हाल फिलहाल में एक एक्विजिशन किया, एलिका इंडिया में 49% हिस्सा खरीदा, जिसके जरिए कुकिंग सेगमेंट में, जैसे मैंने कहा कि नए प्रोडक्ट रेंजेस जो उतार रहे हैं, वहां पर भी रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग आता हुआ नजर आएगा। तो कुकिंग सेगमेंट में अच्छी पकड़ मजबूत होती हुई नजर आएगी। और एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट तो मैं पढ़ रहा था, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ की, वो कह रहे हैं कि 1850 मौजूदा अर्निंग्स के हिसाब से यहाँ पर आप फेयर वैल्यू आंक सकते हैं, जो कि 1 साल का लक्ष्य है। लेकिन अर्निंग्स बढ़ेगी तो यहाँ से लक्ष्य को रिवाइज करना होगा हायर एंड पे। 1850 के टारगेट्स हैं वर्लपूल के लिए, और अगले 1 साल के लिए कंजर्वेटिव टारगेट्स के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 सालों की जो परफॉर्मेंस है रिटर्न्स के हिसाब से वो तो बहुत दमदार रही है। शुक्रिया रजत एक और स्टॉक बताने के लिए। लेकिन शेयर्स काफी सारे हैं आज जो कि बाजार के मूड के साथ ही कांस्टेंट चल रहे हैं। एक स्टॉक जिसको कुणाल जी भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं वो है डीएलएफ का। डीएलएफ में पिछले कुछ मिनटों के दौरान 15-20 मिनट के दौरान खरीदारी जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है, और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर कर रहा है कारोबार। 184-185 के लेवल से 2.25% की मजबूती है। कुणाल जी फटाफट से देखिए अभी जो मूव आया है, क्या ये एक्सटेंड होगा और खरीदें यहाँ पर या फिर छोड़ दें?
देखिए, मुझे लगता है कि कुछ पहले साइंस हैं दीपाली की यहाँ पर कुछ तेजी बननी चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि 190 पार होगा तभी डीएलएफ में नई खरीदारी की राय देंगे। तो 190 पर एक अड़चन दिखती है, 185 का भाव है, तो 5 रुपए मुझे लगता है कि ये छोड़ देने चाहिए। 190 के ऊपर ब्रेकआउट दे तब इसमें खरीदे, बेहतर रहेगा। 195 के ऊपर ही लेना है, अभी नहीं लेना है। अब तो कुणाल जी भी थक गए, फाइनली बोल बोल के चलता तो है नहीं। सर ये अच्छा सिग्नल है वैसे। हाँ, ये थकने वाला जो यस बैंक के लिए मैंने बोला, ये आपका दिल्ली का प्यार है, रहने दीजिए। ये सर अच्छा सिग्नल है, बहुत हेल्दी सिग्नल है ये। जब जिसको कन्विक्शन है अपने पोर्टफोलियो में, वो भी जब थक जाए। डीएलएफ में किसको कन्विक्शन आता है पोर्टफोलियो में रखने का? कुणाल जी को है ना सर। कुणाल जी के तो बहुत मुफ्त के भाव के लिए होंगे, कोई 10-20 रुपए। कुणाल जी क्या भाव के लिए बताएंगे थोड़ी, वैसे पूछ लेते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ अनिल जी, मेरे 135 रुपए के हैं। तो फिर? 135 तो 135 वाले को क्या डर है 185 में? सर कुणाल जी 135 वाला भी बहुत लेते डरे नहीं जी, हैं। बहुत ऊपर के लेवल्स मैंने देखे, 220-25 के बेचे नहीं। अब ये नीचे आ गया है तो डर तो बिल्कुल लगता है। लेकिन मैं देखिए, मैं थका नहीं हूं, मैं इसमें ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा हूं। तो वक्त जाया करके फायदा नहीं, जब इसमें ब्रेकआउट आएगा तब लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत परेशानी होती है। अब आपका ब्रेकआउट आएगा जब आएगा, लेकिन हमारे दर्शकों की जो पिक्स है उनका ब्रेकआउट आ चुका है, तो फटाफट से हम आपको। अनिल जी, आपका फॉर्मूला काम कर गया। कौन सा अनिल जी, वाला? आपका फॉर्मूला काम कर रहा है। हाँ, बजाज फाइनेंस का हमारा टारगेट हासिल हो गया। मुझे पता था। देखिए कि बजाज फिनसर्व रिकमेंड करेंगे, बजाज फिनसर्व चलेगा तो कुणाल 5-7 जी हमारा भी फॉर्मूला काम कर गया, निफ्टी डे हाई पे आ चुका है, नया हाई। वाह, क्या बात है। चलिए, तो सबके फॉर्मूला काम करते हुए दिख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के फॉर्मूला भी काम करने चाहिए। उन दर्शकों ने जिन्होंने मेहनत की है और साथ ही अपनी तस्वीरें खींच कर भेजी है जी बिजनेस को। तो आइए आपकी तस्वीरें दिखा दें आपको, आपकी सेल्फीज, आपकी फ़ोटोज़। जो लोग मकर संक्रांति और उत्तरायण मना रहे हैं देश भर में, जी बिजनेस पर हम उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरभि जी ने भेजी है अपनी तस्वीर अहमदाबाद से। अरे वाह, क्या बात है। साथ में एक छोटी सी बच्ची भी है और बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है सुरभि जी की, ये देखिए। और नितिन श्रीवास्तव, जगह का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये दिव्य कुंभ, कुंभ लिखा है, क्या लिखा है पीछे? कुछ दिव्य कुंभ जैसा लिख रहा है अपन। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, तो मैं मान के चल रहा हूँ प्रयागराज की तस्वीर होगी नितिन जी, बिल्कुल। और सारे श्रीवास्तव तो इलाहाबाद से ही है, हमारे यहाँ श्रेष्ठा जी है वो भी इलाहाबाद के, तो सारे इलाहाबाद में ही हैं श्रीवास्तव, जहाँ तक मुझे याद है। दिनेश पाटिल साहब ने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ तस्वीर खींच कर भेजी है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है दिनेश जी की और उनकी फैमिली की। ओके, तो ये एक और तस्वीर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। हसमुख कलोत्रा साहब, वाह, 3 दोस्तों की पिक्चर भेजने का वो ये हो गया, ट्रेंड हो गया। मतलब 3 इडियट्स और काइपो चेयर, इनके बाद में मतलब 3 दोस्तों वाली पिक्चर फोटो ज़्यादा आती है। रंग दे बसंती में भी 3 ही थे ना? ओके, 4 थे उसमें। ये क्या है भाई? रितेश बोकाड़िया साहब, वाह, ये तो साउथ इंडियन फिल्म के हीरो की तरह लग रहा है एकदम। साउथ इंडिया से ही है, चेन्नई। हाँ, वही तो बोलो, चेन्नई से। तो पहले तो मुझे लगा पतंग मुंह में ले रही, लेकिन फिर पता चला कुछ और है। वाह, बड़ी जबरदस्त क्रिएटिविटी है भाई। लोग पैसों को दांत से पकड़ते हैं, इन्होंने पल्लू को दांत से पकड़ा है। ओके, नयन कपाड़िया जी हैं सूरत से, उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ये फ़ोटो खींच कर भेजी है। पतंग वतंग भी दिख रही है मुझे साइड में। तो चलिए, संक्रांत मना रहे हैं। ये है उनकी तस्वीर। तो ये तमाम पिक्चर्स और आप सबको शुभकामनाएं जी बिजनेस पर आने के लिए। आपका इनिशिएटिव जो है ना, ये सेल्फी वाला जो पहला और ये दूसरा, ये बहुत प्रेज कर रहे हैं सब। मतलब मैं तो ग्राउंड पे सबसे बात करता हूँ और जाता हूँ, आप हमारे साथ पिक्चर्स देखते हो तो सब कहते हैं अनिल जी से मिलवा दो हमारे को। तो मैंने कहा ना, मैं झूठी कमिटमेंट दे आता हूँ सबको। नहीं, लेकिन ये जो इनिशिएटिव्स है ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ग्राउंड पे दे आर रियली अप्रिशिएबल। उसके 2 कारण है। एक तो ये कि लोग हमें बड़े स्टार समझते हैं, ये समझते जैसे, जो कि हम हैं नहीं। और दूसरा ये कि आप भी हमारे जैसे ही हैं। तो अगर हम टीवी पे दिखते हैं इसका मतलब हम बड़े हैं नहीं, आप टीवी पे नहीं दिखते इसका मतलब आप छोटे हैं नहीं। इसलिए आपको भी उतना ही मौका टीवी पे दिखने का होना चाहिए। तो ये मतलब आप वो ऐसा डिफरेंस मत समझिए। इसलिए हम कभी ये कहते ही नहीं कि हम बादशाह हैं और शहनशाह हैं, हम कुछ हैं, हम खाली आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं बस। सब अपना अपना काम कर रहे हैं सर, अपना अपना रोल कर रहे हैं बस। अब जैसे होता है ना, पहले जब क्रिकेट मैच में जाते थे तो हम भी कोशिश करते थे कैमरा के आगे आ जाएं। अब कैमरा से बचने की कोशिश करते हैं कि फोकस कुणाल जी पे ही रहे, हम थोड़ा कम पे। कुणाल जी, राकेश जी तो छाए हुए हैं पूरे देश में। मतलब पूछो मत, बुल रन में भी मतलब इनके पीछे कितने बुल दौड़े होंगे आप सोच भी नहीं सकते। बट मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी, कुणाल जी उसमें मिसिंग दिख रहे थे। कुणाल जी आए नहीं थे। कुणाल जी पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर रहे थे सारी चीजों को। मतलब कुणाल जी थे। कुणाल जी देखिए, हम आपके इतने बड़े फैन हैं कि नोटिस किया सारी पिक्चर्स में, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, कि आप मिसिंग थे। अच्छा, जरा एक मिनट राकेश जी, जरा आपका एक्सपीरियंस बताइए, बुल रन में लोगों को कितना प्यार मिला आपको, वो बताइए जरा।
अनिल जी काफी प्यार मिला और अजय बग्गा जी, संदीप जैन भी साथ बैठे हुए थे, तो एक सज्जन ने तो मुझे आपकी गाड़ी से नीचे उतार लिया सेल्फी खींचने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। और अभी जैसे अनिल जी ये आशु जी कह रहे हैं ना कि काफी प्यार है, तो देखिए मेरा भी प्यार है आपसे काफी, और मैं आपको काफी एनालाइज करता हूँ। आप जब आप बोलते हैं कि लो कन्विक्शन कॉल है स्टॉक पर, तो वो स्टॉक पे 100% स्ट्राइक रेट होता है। जब आप बोलते हैं कि आई एम ओवरवेट ऑन अ सेक्टर, तो वो सेक्टर परफॉर्म करता है। और आज देखिए आपने एफएमसीजी को बोला था और मैंने उसी मद्देनजर ब्रिटानिया पे बाय कॉल दिया था। और तीसरा अनिल जी, जब आप येलो शर्ट पे वो रेड पुल्का डॉट वाली टाई पहन के आते हैं, उस दिन आपके 2000 बरसते हैं। तो 5 शर्ट बनवा लो, वैसे 5 टाइम मंगवा लूं। पूरा एनालाइज, हाँ 5 बनवा लूं शर्ट, मंडे से फ्राइडे एक यूनिफॉर्म हो जाएगी मेरी, और क्या है। वैसे आज देखिए पोल्का डॉट तो आज भी है मेरी टाई पे एक्चुअली। नहीं अनिल जी, वो रेड वाली जो है ना, रेड पुल्का और येलो शर्ट। हाँ मतलब अब तक ये सोच रहा था कि दर्शक ऐसा सोचते वो तो समझ में आता है, अगर बंसल जी भी सोचते तो फिर इस पे बड़ा गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो चलिए अगर उसी से तेजी हो जाए तो फिर क्या कहने, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कल आने वाले हैं नतीजे 2 कंपनियों के, डीसीबी और माइंडट्री। हम जल्दी ही आपके सामने उसका अनुमान बताने वाले हैं कि किस तरह के नतीजे रह सकते हैं। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स पर फोकस किया जाए, वो है NIT टेक 1197। सुमित जी सवाल आपके लिए आ रहा है। 20% ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, बनना लाजमी भी है। शुक्रवार को नतीजे हैं और नतीजों से पहले यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। हम पिछले हफ्ते से मतलब इस हफ्ते, हाँ मंडे से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए रिजल्ट के पहले। बताइए क्या तेज़ी करने के लिए ठीक है, और ख़रीदना तो क्या सीधा फ्यूचर खरीद लें या ऑप्शन कोई खरीदना है? स्टॉक के अंदर लास्ट 3 दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक के रिसेंट के हाईज भी ब्रेक हुए हैं। अभी स्टॉक का जो आज का हाई बना है वो एक और टूट जाए ऊपर में 1203 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो गया तो स्टॉक में बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। फिर 1240 से 1250 तक का मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई वो बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पर कोई वीकनेस का और दबाव का संकेत नहीं मिला है। 1180 1175 के आसपास का इसका नीचे में सपोर्ट है अभी ट्रेडिंग के लिहाज से, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से स्टॉक ऊपर में 1200 की तरफ बढ़े और 1200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी तो एक अच्छा अपमूव हमको आने वाले दिनों में NIT टेक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लॉन्ग पोजीशंस हैं तो होल्ड रखें, नई पोजीशंस भी बना सकते हैं। 1200 के ऊपर निकला टिका तो और तेजी दिखा सकता है ये शेयर। लेकिन अब यहां से सीधे रुक करेंगे बैंक से बेनिफिट का। बताइए रजत, कुछ चेंजेस होंगे या फिर वही 2 स्टॉक्स रहेंगे बैन में? कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जेट एयरवेज इसमें इतना कुछ हो गया पिछले 2 दिनों में, ये अभी भी बैन में रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 110% है मार्केट वाइड लिमिट जिसपे अभी भी टिका हुआ है। आज तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, 313 तक पहुंच गया था फ्यूचर्स, उसके बाद अब 275 के आसपास यहाँ पर कोट, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 290 के आसपास फ्यूचर्स गया था, उसके बाद 273 275 के आसपास इसमें कोट कर रहा है, लेकिन बैन से बाहर नहीं आएगा। और दूसरा है अदानी पार्ट जिसमें 81.4% डेटा बता रहा है कि अभी मार्केट वाइड पोजीशंस खड़ी हैं। 80% के नीचे का क्राइटेरिया है बाहर निकलने का। दोनों ही स्टॉक्स बैन में बने रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो कोई नई एंट्री नहीं होगी, जो दोनों स्टॉक्स है जेट एयरवेज अदानी पावर वो बैन में ही बने रहेंगे, ये भी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आशु जी आमतौर पे BTST ट्रेड्स तो आप कम देते हैं पर स्टॉक्स तो निकालते हैं, तो कुछ स्टॉक्स निकाले आज की पोजीशन? मैंने ऑनेस्टली जो DCB डिस्कस किया था ना वो मेरा BTST था, तो अनिल जी ने बात की तो वो है। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, निफ्टी मैं जब से शो की शुरुआत से मैं बैठा हूँ और पूरे कन्विक्शन से बोल रहा हूँ कि पहली बार वो सिग्नल आ रहा है। और मुझे अनिल जी, वो जब आपने भी लेवल दिया, सबने दिया, लेकिन वो पहले पकड़ने का जो मजा है ना वो है। तो पूरा कन्विक्शन है कि आज टॉप पे बंद होगा और ये वो जो 900 वाला लेवल है वो निकलने के पूरे चांसेस है। तो ये ट्रेड जो मुझे लगता है बहुत रेयरली होता है कि मैं निफ्टी में क्लियर कॉल देता हूँ, बट ये मुझे लगता है कि निफ्टी सर जो आज भी डे हाई पे बंद होना चाहिए और ये निकल जाएगा अब ये लेवल, पूरे चांसेस हैं इस पर। लग तो रहा है सर, आप जो बोल रहे हो गलत तो नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल लग रहा है। और एकदम डे हाई पर 10,888 इसी पर ट्रेड कर रहा है, तो 10,900 के बेहद करीब बंद होने की संभावना है। तो अभी भी 20 मिनट बचे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आखिरी 20 मिनटों में थोड़ी और तेज दौड़ लगा। लेकिन एक बार फटाफट से डाउ फ्यूचर दिखाइए। और इसमें अनिल जी कंफ्यूजन क्यों होती है, जैसे दीपाली का मैं आंसर दूंगा कि ये फिर एक ऐसा मार्केट आ गया जो मैंने बैठते ही कहा था कि इंडेक्स मैनेज दिख रहा है और पब्लिक कहीं ना कहीं शॉर्ट फंस रही है इसके अंदर। स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इतने। अगर आप बोले ना क्लियर कट के स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा विनर है वो, अगर आप मुझे बोले मेटल्स लेने हैं, नहीं, मैं कहीं ना कहीं मौका देख के शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा इसको। NBFCs लेने हैं, नहीं, तो फिर वही रिलायंस या कुछ स्टॉक्स से बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक बेस्ट ट्रेड है कि निफ्टी के साथ रहना चाहिए। और निफ्टी ऑप्शन जैसे मैंने बोला कि 1:1.5 जो आपने बोला 2 पे 3, वो बहुत अच्छा ट्रेड है
और निफ्टी बहुत बढ़िया पोजीशन में है इस वक्त सर नेक्स्ट लेवल पे जाने की। अच्छा, एक बार बताइए आशु जी, एफएमसीजी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं, दिग्गज स्पेशली? बिल्कुल, डाबर मेरा फेवरेट है और मैं कई दिनों से डाबर के लिए बोल रहा हूँ। और मैंने परसों जब डिम्पी से 3 स्टॉक्स की बात हुई थी, डीसीबी, मैरिको मुझे बोला है कि एक पोजिशनल, ये सारी पोजिशनल बाइज है दीपाली, ये मेरी बीटी एसटीटी नहीं है, 1 दिन 2 दिन का नहीं है। और जो मैंने पिछले दिनों में बैंक्स भी दिए थे लाइक येस बैंक, ये तसल्ली से पकड़ के रखने वाले हैं। अगर आप 2-5 रुपए ऊपर नीचे देखेंगे तो थोड़ा जिटरी होंगे, पर जिटरी नहीं होना है, लेके रखना है। अच्छा, एचयूएल का आपने तब जिक्र नहीं किया था, एचयूएल पर व्यू दीजिए क्योंकि रिजल्ट्स भी आने हैं। एचयूएल में मैं थोड़ा सा अभी मतलब नो ट्रेड जोन में हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं नो ट्रेड जोन में हूं और मुझे लगता है कि डाबर इज ए बेटर बेट। आईटीसी बढ़िया है, आईटीसी भी, एचयूएल से आईटीसी बेटर। आईटीसी भी सर 296 297 ये अच्छा लेवल है, क्रॉस कर जाएगा तो ये मुझे लगता है कि एक नया भाव बना। हमारा कल हमने कल का 2000 में दिया था, तो आज देखिए दिन भर हर निशान में है। बस ये वही है 296 298 की रेंज में आकर फंस जाता है, निकलना चाहिए बाहर। लेकिन आइए नतीजों पर करते हैं फोकस। माइंडट्री के अलावा डीसीबी 2 नतीजे हैं कल, आइए नतीजों का अनुमान ले लें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा, हमारे सहयोगी। सुमित बताइए क्या है अनुमान? शुक्रिया अनिल जी। देखिए, माइंडट्री केस में शायद आईटी कंपनी जो अब तक अच्छे नंबर्स देती आ रही हैं, अब शायद अच्छी परफॉर्मेंस ना है। माइंडट्री पहली कंपनी, इसमें एक गिरावट मुनाफे में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 10% के आसपास कंपनी का मुनाफा इस तिमाही के अंदर गिर सकता है। एबिट फ्रंट यानी ऑपरेटिंग मुनाफा जो है वो करीब 4% गिरने का अनुमान है और जो रेवेन्यू है रुपी टर्म्स में वो 3% बढ़ने का अनुमान है। इनकी कॉस्ट बढ़ेगी, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो बढ़कर आएंगे इस तिमाही में, और जो रुपए का बेनिफिट बाकी आईटी कंपनीज अच्छे से उठा पाई हैं वो शायद इनको उतना ज़्यादा ना मिले, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी कमज़ोर हो सकते हैं और इनके मुनाफे में भी कुछ कमजोरी आने का अनुमान है। क्रॉस करेंसी हेडविंड भी रहेगा, करीब 70 बेसिस पॉइंट के आसपास का असर क्रॉस करेंसी की वजह से भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि डॉलर रेवेन्यू में शायद क्लियरली रिफ्लेक्ट भी हो। लेकिन माइंडट्री के नतीजों में 2-3 चीज़ें बहुत क्लोजली ध्यान रखनी होगी कि कहीं ये स्टेक सेल को लेकर कुछ जो बस बाजार में चल रही हैं उस पर क्या सफाई देते हैं, या बिटवीन द लाइन्स अगर ये कोई बयान दे दें सीसीडी में स्टेक सेल को लेकर या बाकी खबरों को लेकर, तो उसे ज़रूर ध्यान रखना होगा। वहीं डीसीबी बैंक के नंबर्स की बात करें तो इसके नंबर्स थोड़े बेटर आ सकते हैं। 2 वजह हैं, एक तो लो बेस है जिसकी वजह से भी इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, दूसरा अदर इनकम भी इस बार इस तिमाही में इनकी बढ़ के आ सकती है। एनआई फ्रंट पे 17.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। मुनाफा 36 से 37% इस तिमाही के अंदर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तिमाही आधार पे जो बैंक है उसकी प्रोविजनिंग बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली बढ़ेगी, 32 से 41 करोड़ रुपए के आसपास ये करीब होते हुए दिखाई पड़ेगी। और ग्रॉस एनपीए गिरेंगे, नेट एनपीए मोरलेस फ्लैट रहेंगे, तो इनके एनपीएस फ्लैट हैं, प्रोविजनिंग मामूली बढ़ेगी, इस वजह से भी नंबर्स थोड़े से बेटर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं डीसीबी बैंक के। लेकिन लो बेस का क्लियर कट बेनिफिट इन्हें इस तिमाही के अंदर मिलेगा। शुक्रिया सुमित आपको ये बताने के लिए। तो डीसीबी बैंक पर तो ऑलरेडी हमने चर्चा की भी है, नंबर्स बताए भी सुमित। माइंडट्री पर फटाफट से एक राय ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा सुस्ती रहा है आज दिन भर और आधा % ऊपर अभी कारोबार कर रहा है। सुमित जी, आपका व्यू माइंडट्री पर रिजल्ट से पहले, लेवल्स बता दीजिए दोनों तरफ। देखिए दीपाली, सभी आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और माइंडट्री के अंदर भी ऐसा ही मूव हमको देखने को मिल रहा है। माइंडट्री का जो यहाँ से इमीडिएट रेजिस्टेंस है ऊपर में वो है 870 के आसपास, 870 से 875 के आसपास। स्टॉक ये लेवल्स तक एक बार जा सकता है और वो लेवल्स टूटेगा, उसके बाद और अप मूव देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल्स नहीं टूटे तो स्टॉक की इमीडिएट रेंज बनेगी 830 नीचे में और 875 ऊपर में। इधर साइड ब्रेकआउट हमको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल जो भी बाइंग कर रहे हैं 830 का स्टॉप लॉस लगाए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग में भी वही स्टॉप लॉस रखें। 875 तक का मूव के बाद फिर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 900 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक को देखते हैं। एकाएक इसमें बाइंग आई और स्टॉक सडन मूव के साथ अब दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है, 126 के आसपास कारोबार कर रहा है। और अगर वायदा का डेटा भी देखें तो 10% इसका ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है। कुणाल जी फटाफट से देखिए, अभी भी बाइंग आई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, कोई संकेत मिल रहा है खरीदारी का? देखिए, एक रेजिस्टेंस चार्ट पे नजर आती है दीपाली, और मुझे लगता है कि आज का जो डे हाई है वहीं पर रेजिस्टेंस है, यानी कि 128 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस नजर आती है। 128 पार होगा तो बाय करना चाहिए। डेफिनेटली आज का मूव काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन 128 पे क्योंकि बिल्कुल ही सामने रेजिस्टेंस नजर आ रही है, मुझे लगता है एक बार रेजिस्टेंस पार हो तो खरीदें। ओके, तो ये है आपके लिए राय। EIL पर सारी सरकारी कंपनियों में एक के बाद एक तेजी बनती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है जहां भरपूर एक्शन है तेजी का, वो है BML। न सिर्फ प्राइस एक्शन है बल्कि वॉल्यूम एक्शन भी है, और दोनों ही तरह से आप देखिए स्टॉक 4% मजबूत है। 916 पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, 14% आज ओपन इंटरेस्ट बना है। ये भी इंटरेस्ट स्टॉक ऐसा है कि 2-3 दिन सुस्ती दिखाता है, थोड़ा सा हल्का सा साइडवेज हो जाता है और एक दिन जोर से दौड़ लगाता है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सरकारी शेयर पसंद है क्या आपको BML? सुमित जी बताइए जरा।
देखिए अनिल जी, ये स्टॉक के अंदर बिल्कुल मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ से अब ऐसा लगता है कि स्टॉक तेजी का मूव दिखाएगा, क्योंकि लास्ट 15 दिनों में स्टॉक ने बहुत कंसोलिडेट किया है और एक बहुत छोटे से दायरे में और बहुत छोटी सी रेंज के अंदर घुमा है। स्टॉक का जो रेंज निकला है वो है 860 नीचे में और ऊपर के अंदर 910 से 915 के आसपास। बट अभी ये स्टॉक एक एक्शन दिखा रहा है जिसके अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, और जब भी ऐसा कंसोलिडेट करता है तो 1 या 2 दिनों के अंदर ही बड़ा कैंडल फॉर्म करता है और एक अपमूव दिखाता है। अभी स्टॉक के अंदर यहाँ से बाइंग बनती है, 890 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बन रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से। ऊपर में इमीडिएटली 930 का पहला टारगेट होगा और 930 के बाद तो ये स्टॉक करीब 70 से 80 रुपए का अपमूव दिखा सकता है, यानी 4 डिजिट के अंदर भी जा सकता है। तो सीएमपी पे बाय बन सकता है, बाय बन रहा है। स्टॉप लॉस इसके अंदर बनेगा 890 का और ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 930 और 990 तक के बनेंगे। ओके, और इस बीच फिर से बजाना होगा बिगुल चार्ट कॉर्नर का। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने स्टॉक के साथ। बताइए सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है और एक ऐसे शेयर पे जो कि बहुत लंबी नींद से जागा है, और ये काउंटर है भारतीय एयरटेल, जिसमें एक पैटर्न विकसित हुआ है चार्ट पे जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, और अभी अभी इन्हीं स्तरों पर इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। तो भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। ओवर टू राकेश जी फॉर लेवल। अनिल जी, बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट है। 338 339 की एक नेकलाइन है, उस नेकलाइन को स्टॉक टुवर्ड्स क्लोजिंग पर ये स्टॉक तोड़ रहा है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। एक बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 354 पहला टारगेट है, 360 दूसरा टारगेट है, और इन दोनों टारगेट्स के लिए बाय करना चाहिए। और जिस तरीके से ये ब्रेकआउट है, ये टारगेट्स मुझे लगता है कल में देखने को मिलेंगे। तो 2 टारगेट्स आपको मिले हैं भारतीय एयरटेल पर। 354 का पहला टारगेट है, 360 का दूसरा टारगेट है, 338 के आसपास ये भी कारोबार कर रहा है। ये कैश के लेवल्स है, फ्यूचर्स के लेवल अब आपकी स्क्रीन पर है। 330 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो भारतीय एयरटेल खरीदारी कॉल। दिग्गजों की बात हो रही है तो आशुष जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या व्यू है? इस हफ्ते रिजल्ट्स भी आने और आमतौर पर रिजल्ट से पहले ऐसा एक्शन स्टॉक में बनता है, ये तेजी वाला। देखिए दीपाली, रिलायंस में पिछले 1-2 महीने में ना ट्रेड बहुत डिफिकल्ट है। स्टॉक पॉजिटिव लगता है, आपके लेते ही 30 रुपए नीचे आ जाता है। ये इस लेवल से 2-3 बार नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है रिलायंस जब चलता है तो निफ्टी चलती है, बिल्कुल इन टैंडम है। तो इसलिए मैंने आज रिलायंस ना देके निफ्टी पे कन्विक्शन ट्रेड दिया, और अब देखिए निफ्टी फर्दर डे हाई पे, और शायद अनिल जी का वो 900 का जो कैश का लेवल है वो भी क्रॉस करने की कगार पे आ चुका है। तो इसलिए अगर रिलायंस लेना है तो मुझे निफ्टी में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि रिलायंस लेते कहीं ना कहीं या तो स्प्रेड बनाना पड़ेगा, वो कमाने नहीं देता, मतलब ट्रेडर को कमाने नहीं देता। स्टॉक स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीचे में लेना है, लेकिन वो नीचे की जगह ना कहीं दीपाली ऊपर, अब 1135 में हम ले लेंगे और वो 1110 दिखा देता है, फिर अब उसको काटना है नहीं काटना, तो स्टॉप लॉस कई बार हो जाते हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि उससे अच्छा ट्रेड जो सेफ ट्रेड है वो निफ्टी के साथ रहने का है। ठीक बात है। और निफ्टी अगर आप देखें तो दिन के हाई पॉइंट पर अब कारोबार कर रहा है 10,900 के बाद बढ़, ये 10,875 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी आपको एडजस्ट होने के बाद, क्योंकि आखिरी 20 मिनटों में ये 10,875 के ऊपर ही ट्रेड हुआ, और ये एक बार की आप मान सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। अच्छा, हाँ, तो अब मैं आशु जी की बात से पूरी तरह से वाकिफ हो रहा हूँ कि 10,875 यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे 10,875 के ऊपर बंद देगा, ये अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। मतलब 10,910 दे तो सोने पे सुहागा है, लेकिन वो थोड़ा सा जाती हो जाएगी आशु जी पे, इतनी उम्मीद करना। लेकिन आप 10,875 पे जिस कन्विक्शन के साथ क्लोजिंग दे रहे हैं वही कम नहीं है, तो ये क्लोजिंग बहुत अच्छी है। वाकई में निफ्टी एक परफेक्ट BTST बन रहा है ये। दिन के हाई पॉइंट पर बाजार अब आ चुका है 10,890 900 के बेहद नजदीक। लेकिन स्टॉक्स भी काफी सारे हैं जो चल रहे हैं। एनबीएफसीज का हमने शो की शुरुआत में जिक्र भी किया था, इक्विटास उज्जीवन का। L&T फाइनेंस 3% मजबूत है, आज खबरों में भी रहा है। 500 करोड़ तक के एनसीडीज इन्होंने जारी करने की बात कर रहे हैं। M&M फाइनेंशियल एक्शन में है। पिरामल एंटरप्राइज आप देखेंगे तो ये भी 3% की मजबूती दिखा रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2% ऊपर है। आशु जी, आपसे तो व्यू लेना सही नहीं होगा, आप तो पहले बता चुके हैं एनबीएफसीज पसंद नहीं है आपको। हाँ दीपाली, एक्चुअली क्या है कि देखिए अब रेंज में है, हम 820-25 पे आईबुल शॉर्ट करते हैं, 785-90 आता है लेते हैं, ये 3 बार ट्रेड दे चुका है। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी भी कंफर्ट शॉर्ट में है। L&T फाइनेंस भी 145 के आसपास जाएगा, फिर शॉर्ट करना है। सो एनबीएफसीज में ना लेके ट्रेड का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो अभी भी हेज कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि 2 सेक्टर ऐसे हैं दीपाली जो मुझे लगता है कि मैं तेजी नहीं कर पाऊंगा अभी कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम तक।
एक एनबीएफसी और एक मेटल्स। तो ये दोनों में मैं जरा मेरा व्यू कॉशियस है ठीक है। कि लेकिन बाजार के साथ देखिए परफॉर्म तो करेंगे, अंडर परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन परफॉर्म तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो इसलिए क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन भी है, रिजल्ट में भी स्ट्रेस दिखेगा, अगले क्वार्टर के रिजल्ट में भी स्ट्रेस दिखेगा, तो कोई नया ट्रेड लेन का कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आपका कन्विक्शन नहीं है। लेकिन सुमित जी आप बताइए, आईबी हाउसिंग, एलएनटी फाइनेंस, ये तमाम स्टॉक्स दिन के हाई पॉइंट पर आ चुके हैं। पीईएल, कोई स्टॉक लग रहा है आपको ऐसा कि ट्रेड कैरी करना चाहिए अगले सेशन के लिए? LNTFH CMP पे बाय बन रहा है। LNTFH पिछले 8 से 10 दिनों के फॉल के बाद आज इसने मूव दिखाना स्टार्ट ही किया है और ये मार्केट्स तेजी में मूव दिखाएंगे अगले 2 से 4 दिनों में, तो ये इन स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा मूव जरूर देखने को मिलेगा। 141 अभी भाव चल रहा है LNTFH का। स्टॉक को अभी CMP पे बाय करें। स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 136.50 का, 136 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए और यहाँ से बाउंस बैक और पुल बैक के अंदर स्टॉक ऊपर में 148 से 150 रुपये तक का मूव दिखा सकता है, शायद 155 रुपये तक का मूव भी दिखा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 2 से 5 दिनों के लिए स्टॉक के अंदर बाइंग बनती है 136 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पोजीशनल ट्रेड ले सकते हैं। 136.50 का स्टॉप लॉस है। सुमित जी का व्यू है 150-155 तक जाने की कोशिश स्टॉक कर सकता है। इस बीच कुणाल जी के रडार पर आ रहा है एक स्टॉक, तो फटाफट से रुक करेंगे BTSTT का। बताइए कुणाल जी, कोई स्टॉक है जो आप देना चाहते हैं? नहीं नहीं दीपाली जी, मेरा स्टॉक नहीं है। मैं केवल आशु जी के साथ हमराय हूं कि निफ्टी में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है और एक पैटर्न निफ्टी पर बना है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और उसका आज ब्रेकआउट आ रहा है। तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि बाजार नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। और इसी बीच दीपाली जी, हमने जो 4 शेयर आज रेकमेंड किए हैं, जिसमें पीवीआर आज सवेरे मैंने रेकमेंड किया था, यूबीएल और बजाज फिनसर्व अभी रेकमेंड किया है, सभी काउंटर्स अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि स्टॉप लॉस अब बिल्कुल अपने कॉस्ट के आसपास रख लें। और एक इन्फोसिस भी है जो कि बिल्कुल लक्ष्य से 2-3 रुपया ही नीचे है, इसमें भी स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पे रख लें जिससे नुकसान ना। ठीक है, तो पीवीआर, इन्फोसिस और साथ ही जो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है अपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज, इनफैक्ट जो शुरुआत में दिया था, इन तीनों स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस हैं तो होल्ड करनी है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो अपनी कॉस्ट का कर लेना। तीनों ही शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी कारोबार कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स देखें तो काफी वॉलेटाइल ये रहे हैं पिछले काफी महीनों से। बीपीसीएल का थोड़ी देर पहले अनिल जी जिक्र कर भी रहे थे, लेकिन एचपीसीएल को आप देखिए अब 7.5 पौने 8 रुपए ऊपर ये स्टॉक आ चुका है 241-242 के लेवल्स पर। क्लाइंट्स की क्वेरीज आती है कि इन स्टॉक्स को लेकर क्या करना चाहिए और क्या व्यू फिर आप देते हैं? दीपाली, क्लाइंट्स की क्वेरीज कम हो गई हैं और बहुत कंफ्यूजिंग व्यू है। ऑनेस्टली इसमें कोई ना कन्विक्शन ट्रेड निकल नहीं रहा है। 2 दिन चलते हैं, फिर गिरते हैं। जो इसमें मेरी स्टडी थोड़ी कम रहती है, बट टेक्निकल्स को मैं जब देखता हूँ अगर वो शॉर्ट बोलते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है, लेने के लिए बोलते हैं तो थोड़ा सा घट जाता है। और एक लिमिटेड दायरे के अंदर कुछ ट्रेड कर रहा है कोई, मतलब मजा नहीं आ रहा इसके अंदर दीपाली। तो जब तक ये कुछ निकलता नहीं इधर या उधर, तो आई मीन ट्रैकिंग भी कम है और ट्रेड सही पड़ नहीं रहा ट्रेडिंग का, इसलिए कोई मजा नहीं है इनके अंदर दीपाली। ठीक है, एचपीसीएल पर राकेश जी आपका व्यू क्या है? देखिए दीपाली जी, इंटायर ऑयल मार्केटिंग के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली थी और आज सभी के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि स्टॉक ने एक बेस बनाया है, 237 पे बेस बनाया है दीपाली जी। किसी ने लिया हुआ है तो 237 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 245-246 के टारगेट के लिए नई खरीदारी की राय नहीं दूंगा। अगर नई खरीदारी करनी है तो मुझे ब्रिटानिया ज्यादा बेटर लगता है। इनफैक्ट मैं ब्रिटानिया को भी देख भी रही थी राकेश जी, तो दोबारा व्यू अप दे दीजिए। पिछले आधे घंटे 1 घंटे में ये स्टॉक चला है, थोड़ा सा महंगा जरूर है, 3000 के ऊपर का है, लेकिन अब दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार कर रहा है। इस भाव पर लेना चाहिए ब्रिटानिया? बिल्कुल दीपाली जी, लेना चाहिए। और स्टॉक ने एक नेकलाइन को तोड़ा है, 3165 की नेकलाइन को तोड़ा है। क्लियर एक बाय है। पहला टारगेट 3235 बैठता है और उसके बाद दूसरा टारगेट 3279 का बैठता है और इन दोनों टारगेट्स के लिए ब्रिटानिया यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाय लगता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय है ब्रिटानिया इस लेवल से और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर आ भी चुका है। अच्छा आशु जी, फार्मा स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? अभी फार्मा पर है कोई कन्विक्शन? अभी नो ट्रेड जोन। अच्छा, कोई ट्रेड नहीं, अभी नो ट्रेड जोन है। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है दीपाली। मजा स्टॉक में तब आता है ट्रेडिंग का जब उसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या इधर साइड के बड़ी मूवमेंट हो। जब बड़ी मूवमेंट नहीं दिख रही है, अब सन फार्मा थोड़ा सा, बट अभी वो मजा नहीं है दीपाली। सो आई थिंक मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में इस वक्त ना जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। हाँ, बैंक्स में, तो मुझे लगता है कि उसके साथ ही रहना चाहिए और उस वक्त पिवट है इस मार्केट का। बैंक स्टॉक्स तो इनफैक्ट एक्शन में है भी, बाजार गिरे भी तो भी ये स्टॉक्स उतना गिर नहीं रहे हैं। लेकिन फार्मा का हमने जिक्र किया, एक स्टॉक देख लेते हैं, वो है औरबिंदो फार्मा का। और स्टॉक में थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सेशन में हुई है, 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। सेकंड हाफ में स्पेशली ये चला है 786 के आसपास। कुणाल जी, आपका व्यू क्या है? किसी के पास हो तो उनके लिए क्या सजेशन है औरबिंदो फार्मा पर?
देखिए दीपाली, हमने कुछ सत्र पहले औरो फार्मा में जब ब्रेकआउट आया था 740-45 रुपए के आसपास, उस समय हमने खरीदारी की राय दी थी। वहां से लगभग इसमें 6-7% की तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मुझे लगता है कि 815 के आसपास जाने की इसमें पूरी क्षमता है। जिन्होंने होल्ड किया हुआ है 780 का स्टॉप लॉस रखें और 805 के टारगेट से मुझे लगता है बने रहना चाहिए पोजीशंस पर। 805 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस आप औरोबिंदो फार्मा में होल्ड कर सकते हैं, ये सजेशन आ रहा है। टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। ये स्टॉक भी पिछले पूरे हफ्ते चला, फिर लुढ़क गया था या फ्राइडे के सेशन में, कल वापस रिकवरी बन रही थी, आज वापस 185-186 के आसपास कारोबार कर रहा है। सुमित जी, मैं आपका व्यू भी लूंगी टाटा मोटर्स पर, लेकिन उससे पहले आशु जी आप बताइए, क्योंकि ज्यादातर पिटे हुए स्टॉक्स पर आपने राय दी है जैसे कि यस बैंक। टाटा मोटर्स पर है कोई व्यू अभी? टाटा मोटर पे दीपाली डेफिनेटली है। ये मेरा सेंटा स्टॉक था क्रिसमस पे 175 के अराउंड के, इसको लेके जाना है। इसमें भी धीरे धीरे जैसे वो टायर्ड बोल्ट सिंड्रोम था ना, इसमें भी थे। और ये बिल्कुल आपने ठीक बोला, 188 से कल 179 तक आ गया था और वहां से वापस जो ये मूव दिखाई है, मुझे लगता है कि अगर ये 185-86 के ऊपर रहता है तो यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद एक नई अप मूव इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें मुझे लगता है कि एक लॉन्ग ट्रेड जरूर करना चाहिए। और कुणाल जी, अगर आप कंफर्मेशन दे दें टाटा मोटर में, क्योंकि 180 और 190 में इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, जबकि मेरा स्टैंड थोड़ा सा बुलिश है। देखिए, मुझे लगता है कि आशु जी, टाटा मोटर्स पर मैंने कई बार राय दी है। मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आती है और ये रेजिस्टेंस मौजूदा भाव के बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि 188 के आसपास रेजिस्टेंस है, 185 का भाव है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसलिए बिल्कुल जब पक्का हो तभी खरीदें। 188 के ऊपर मुझे वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो मेरी राय में एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें। तो 188 के ऊपर कुणाल जी का भरोसा, उसके ऊपर वही मैंने कहा ना, 180-188 उस लेवल में अभी ऊपर के स्तर पे आ गया, नया लेन नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक जाए अभी। सुमित जी, आपका व्यू क्या है टाटा मोटर्स पर? दीपाली, देखिए हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर एक रेंज में मूवमेंट ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ से इमीडिएटली जो रेंज का ऊपर का रेजिस्टेंस आता है वो 190-200 के आसपास आता है। स्टॉक के अंदर बाइंग को होल्ड करें, यहाँ से ऊपर का मूव हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें ऊपर में 190 और 200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और एक बार स्टॉक 200 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना, उसके बाद ये स्टॉक अपना एक्चुअल मूव दिखाएगा, जिसमें 240 से 250 तक का मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल सीएमबी पे जो इसमें ट्रेड बनता है वो बाय का ही बनता है। 190-200 ये इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, अच्छी तेजी आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। कुछ स्टॉक्स और भी जो आज के सत्र में तेज हुए, रियल्टी स्टॉक्स तो हुए हैं, हमने शो की शुरुआत में जिक्र भी किया था, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट का, शोभा, फिनिक्स मिल्स, ये कुछ और शेयर्स है जहां पर अच्छी खरीदारी आज के सेशन में बनी है। येस बैंक भी मजबूत बंद होने की तैयारी कर रहा है, लगभग ये 4% ऊपर है। एक स्टॉक और है फटाफट से राकेश जी, इनफैक्ट स्टॉक का आपने पिछले मेरे ख्याल से कल जिक्र किया था, पर शुक्रवार को है पिडिलाइट, इस पर क्या व्यू है अभी? अच्छी तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक? दिवाली जी, काफी बढ़िया इसमें रुझान है, बट किसी ने लिया है तो मेरा ऐसा मानना है कि ऊपरी स्तरों पे आज के जो हाइस थे वहां पे, तब जब मैंने दिया था इसको, फ्राइडे को दिया था, तो 1175-1180 के टारगेट्स दिए थे, वो टारगेट्स अचीव हुए हैं। बट करेक्शन पे स्टॉक को खरीदना चाहिए, इन स्तरों पे नई खरीदारी की राय नहीं है। किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड करे 1180 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, नई पोजीशंस आपको नहीं बनानी है, लेकिन बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होने की तैयारी में है और 10,900 के बेहद नजदीक। आज के सेशन के अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑयल एंड गैस स्पेस में खरीदारी काफी अच्छी बनी है, और अगर ये इंडेक्स 2.5% ऊपर है तो ज्यादातर क्रेडिट जो जाता है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाता है, क्योंकि 3% मजबूत ये स्टॉक आज के सेशन में रहा है। आईटी दूसरा दमदार सेक्टर रहा आज दिन भर का, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आप देखिए स्टॉक्स 3-4% की मजबूती लेकर बंद हो रहे हैं। मेटल्स में भी आज निचले स्तरों से रिकवरी बनी, यहां पर खरीदारी बनी है आज के सेशन में। रियल्टी एक और स्पेस है जहां पर अच्छी तेजी आज दिखी, 1.5-2% ऊपर ये इंडेक्स रहा है। स्टॉक्स अगर देखें जो स्टार परफॉर्मर्स रहे, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक इंडेक्स का है विप्रो, 5.5% पर आज का स्टॉक ऑफ द डे भी था। टेक महिंद्रा, येस बैंक 4% ऊपर, इन्फोसिस, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% की मजबूती के साथ क्लोज हुए हैं। दमदार क्लोजिंग, और जैसे कि आशु जी कह भी रहते शो में शामिल होते हैं कि बाजार आज दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होगा, वही रुझान दिखा भी है 10,884। अभी तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन डे हाई पर ही कहेंगे इस क्लोजिंग को। बिल्कुल। तो अच्छी क्लोजिंग हुई है। और बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वही 27,300 27,400 के बीच में दिन भर दिखा, और अब 27,391 के आसपास क्लोज हुआ है 150 अंकों की मजबूती के साथ। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक के मुकाबले आज निफ्टी ने दिखाई है, 150 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है। तो चलिए अब इस शो को यहीं समेटेंगे, से मेहमानों से विदा लेंगे।